671 ठिकाने पर हमला। अध्याय 71 ठिकाने पर हमला। क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ तो डाकुओं का पूरा गिरोह है, भागो यहाँ से। विकर्ण मलिक तो लगभग पागल ही हो गया था। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसने मन ही मन पार्थ गाली भी दी। ये 11 खून के प्यासे और बेरहम डाकू ऐसे नहीं थे जिनके साथ सामान्य योद्धाओं की तुलना नहीं की जा सकती थी। अगर केवल 3 अनाहत चक्र वालों की बात करें तो वे ही इन तीनों पर भारी पड़ जाएंगे, तो भला बाकी के 8 भी मिल गए तो उन तीनों का क्या होगा? पार्थ, ये सच में बहुत खतरनाक है। तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? राधा बेहद हैरान थी। उन लोगों ने अब तक कई डाकुओं के साथ मुकाबला किया था, इसलिए वे जान गए थे कि ये डाकू कितने घातक तरीकों का प्रयोग करते हैं। चलो जल्दी से पीछे हट जाते हैं, हम अभी भी ऐसा कर सकते हैं। विकर्ण मलिक के दिल की धड़कनें जैसे रुकने को हो गई थी। अगर उन लोगों को डाकुओं ने देख लिया तो उनकी लाश इसी जंगल के किसी कोने में पड़ी मिलेगी। राधा का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और उसने अनजाने में ही पार्थ के हाथ को पकड़ लिया। अगर तुम पहले से जानते थे कि यह जगह डाकुओं से भरी हुई है तो फिर हमें यहाँ पर क्यों लेकर लाए? शांत हो जाओ। यहाँ सच में कुल 11 डाकू हैं, लेकिन वे एक साथ नहीं हैं। तुम लोगों को बस मेरी योजना के हिसाब से हमला करना होगा और हम उन सभी को मार देंगे। पार्थ का लहजा बेहद शांत था। उसने राधा के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? पार्थ ने राधा की आंखों में देखते हुए पूछा। हम राधा को पता नहीं था कि क्यों, पर उसका दिल उसे पार्थ पर भरोसा करने को कह रहा था। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, मैं वापस जा रहा हूँ। विकर्ण मलिक का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। इस समय वे तीनों छिपकर चट्टानों की दरारों से गुफा के चारों ओर घूमते हुए डाकुओं को देख सकते थे। शेरू दादा, हमारे जो साथी शिकार करने के लिए जंगल में गए थे वे अभी तक वापस नहीं आए हैं, अनाहत चक्र के एक डाकू ने दूसरे से कहा। कितनी देर पहले गए थे वो सब? गुफा के अंदर से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की गहरी आवाज आई। यही लगभग 3 से 4 घंटे, उसने जवाब देते हुए कहा। हम पहले कभी तो उन्हें इतना समय नहीं लगता था, शेरू दादा ने चौंकते हुए कहा। हाँ दादा, इससे पहले तो वो 1 घंटे में ही वापस आ जाते थे, पहले वाले डाकू ने कहा। मुझे लगता है कि वे शायद अब कभी वापस नहीं आने वाले हैं। शेरू दादा के चेहरे पर समझ के भाव उभर आए। क्या मतलब दादा? मैं समझा नहीं। पहले वाला कुछ असमंजस में लग रहा था। सभी को सतर्क कर दो। मुझे डर है कि दुश्मनों ने उन सभी को मार दिया और अब शायद वे यहाँ तक पहुँचने वाले होंगे, शेरू दादा ने आगाह करते हुए कहा। दूसरा डाकू तुरंत ही सबको सतर्क करने चला गया। वहीं उन दोनों की बातों को चट्टानों के पीछे छिपे इन तीनों ने भी सुन ली। हम लगता है कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई मौका नहीं है, इसलिए अब हम सबको मेरी योजना के अनुसार की काम करना होगा। पार्थ के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। विकर्ण मलिक ने अपने दांत पीस लिए। वो इस समय गुस्से की आग में जल रहा था और पार्थ को कचा चबा जाना चाहता था, क्योंकि वो भी समझ गया था कि पार्थ ने उसी हिसाब से योजना बनाई थी कि उनमें से कोई भी वापस ना जा पाए। मैं पार्थ की योजना के अनुसार ही कार्य करूंगी। राधा की आंखों में एक विश्वास झलक रहा था। धत तेरी की, लग गई लंका। राधा के सहमत होते ही विकर्ण मलिक का दिल टूट गया। अगर राधा एक लड़की होकर भी इतने खतरनाक डाकुओं से नहीं डर रही थी तो भला वो एक लड़का होकर अपनी इज्जत कैसे खराब कर सकता था? तुम दोनों छिपकर आगे जाओगे और स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र के डाकुओं को खत्म कर दोगे, लेकिन याद रखना कि तुम लोगों को अनाहत चक्र के डाकुओं के खिलाफ नहीं लड़ना है, विशेष रूप उस शेरू दादा नाम के डाकू से। पार्थ ने उन्हें योजना बताई। भाई वो तो ठीक कि हम आगे जाकर हमला करें, लेकिन तुम क्या करने वाले हो? विकर्ण मलिक ने संदेह से पूछा। मैं तुम दोनों के पीछे रहूंगा और उन लोगों से लड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा, पार्थ ने मुस्कुराहट दी। बकवास, विकर्ण मलिक के मुंह से लगभग गाली निकलने ही वाली थी।
राधा और वो इतने सारे दुश्मनों को मारने जा रहे थे, जबकि ये धूर्त यहाँ छिपकर बस हमें लड़ते देखेगा। किस तरह का कप्तान था ये? वो ऐसा कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या होगा अगर पार्थ हमें मुश्किल में छोड़कर भाग गया? क्योंकि उसने पहले ही देखा था कि इन डाकुओं से निपटना कितना मुश्किल है। ठीक है, अब सब तय हो गया है। जैसे ही उसने अपनी बात को समाप्त किया, पार्थ ने विकर्ण मलिक को तुरंत ही आगे धकेल दिया। आह! विकर्ण मलिक चिल्लाया और धक्के की वजह से चट्टान के पीछे से बाहर निकल गया। अब तो वो पार्थ के साथ साथ उसके पूरे खानदान को गालियां दे रहा था। चूंकि अब वो चट्टान से बाहर आ गया था और अब उसके पास छिपने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, इसलिए उसने गुफा के पास वाले डाकुओं पर हमला कर दिया। राधा भी तुरंत विकर्ण के साथ भागी। कौन है वहां? जल्द ही उन डाकुओं ने जल्द ही दोनों को ढूंढ लिया। जल्दी आओ, शत्रुओं ने हम पर आक्रमण किया है। तुरंत ही लड़ने की आवाजें सुनाई दी। राधा और विकर्ण मलिक ने तुरंत ही स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र के डाकुओं पर हमला कर दिया। पार्थ की योजना के अनुसार उन्हें उन सभी को जल्दी मारना था। अगर उन दोनों ने थोड़ी भी लापरवाही दिखाई तो बाकी लोग आकर उन्हें घेर लेंगे, फिर तो वे दोनों निश्चित रूप से मारे जाएंगे। इस दबाव में दोनों ने उन सभी को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आह! जैसे ही दोनों समूह आपस में टकराए, तुरंत ही दोनों ने एक स्वाधिष्ठान और एक मणिपुर चक्र के डाकू को मार दिया। उसी समय पार्थ, जो कि बड़ी चट्टान के ऊपर खड़ा था, उसने एक तीर छोड़ा। संग उस तीर के लगने से मणिपुर चक्र का एक डाकू तुरंत ही जमीन पर गिर गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस तीर ने उस डाकू पर तब हमला किया था जबकि वो राधा पर पीछे से हमला करने वाला था। राधा ने आंखों ही आंखों में पार्थ को धन्यवाद दिया। हे, तुम चूजे अभी अंडे से बाहर भी नहीं निकले और हमसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। यह बिल्कुल भी मत सोचना कि बच्चा समझकर तुमको छोड़ दिया जाएगा। एक मोटा हटा कटा आदमी गुफा से बाहर निकला और उसके साथ दो अन्य डाकू भी उसके साथ बाहर आ रहे थे। उन सभी की साधना अनाहत चक्र की थी। विकर्ण मलिक और राधा ने भी उन तीनों से निकलने वाले दबाव को महसूस किया, जबकि मोटे आदमी की आभा तो और भी भयानक थी। इसकी शक्ति 10 स्काई रक्षकों में शीर्ष 3 रक्षकों के समकक्ष थी। सो तीन बड़ी ही तेजी से हवा में उड़े और सीधे उन तीनों डाकुओं की तरफ बढ़ गए। डांग! शेरू दादा ने तुरंत ही अपने खंजर से उस तीर को रोक लिया, लेकिन उसके बगल में मौजूद बाकी दोनों इतने भाग्यशाली नहीं थे। उन दोनों को मामूली चोट आई थी। देखा जाए तो इस दिव्य रेखा धनुष की शक्ति बुरी नहीं है। मैंने अपनी शक्ति का केवल 70 से 80% ही प्रयोग किया है और मैंने इसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं डाली है। इसके बावजूद ये अनाहत चक्र के योद्धा को घायल कर सकता है। पार्थ के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। जब भी पार्थ अपने धनुष से तीर छोड़ता तो हर बार कोई ना कोई डाकू घायल होता या फिर मारा जाता था। डाकुओं को जैसे हड़कंप मच गया, जिसका फायदा उठाकर राधा और विकर्ण मलिक भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। वहीं पार्थ ने भी उन्हें पीछे से मदद की। जब कभी भी वे दोनों मुश्किल में होते, पार्थ अपने तीर से उनकी मदद कर देता, जिससे उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तुम लोग इस लड़के और उस लड़की को संभालो, मैं उस तीरंदाज को मारने जा रहा हूँ। अधेड़ उम्र के सरदार ने तुरंत देखा कि उनके दुश्मनों में पार्थ ही सबसे खतरनाक व्यक्ति था। पार्थ ने एक के बाद एक लगातार 3 तीर निकाले और उन्हें फिर से उन 3 डाकुओं पर चला दिया, जो कि सबसे मजबूत थे। डांग! 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 उन तीनों डाकुओं ने फिर से पार्थ के हमले को रोक दिया, लेकिन इस बीच राधा और विकर्ण मलिक को सांस लेने का थोड़ा समय मिल गया। वो अधेड़ उम्र का डाकू तेजी से पार्थ के पास पहुंचा, जिसके बाद वहां केवल 4 से 5 डाकू बच्चे थे जिन्होंने राधा और विकर्ण मलिक को घेर लिया था। उन लोगों ने राधा और विकर्ण पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे उन दोनों के लिए परिस्थितियां विपरीत हो गई।
जबकि अधेड़ उम्र का डाकू पार्थ के पास पहुंच गया था, जिससे पार्थ को उस पर तीर चलाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने तुरंत ही अपनी फौलादी दीवार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने दिव्य रेखा धनुष को तेजी से लहराया। डांग, धनुष सीधे डाकू के खंजर से टकराई, जिससे उसके झटके से वो अधेड़ डाकू कुछ कदम पीछे चला गया। दिव्य रेखा धनुष के उस हमले में फौलादी दीवार तकनीक से शक्ति भी समाहित थी, जिससे उस हमले की ताकत काफी ज्यादा हो गई थी। पार्थ धीरे से मुस्कुराया, फिर उसने तेजी से हवा में छलांग लगाई और अपने धनुष पर एक तीर लगाकर उसे चला दिया। 100 तीर सीधे जाकर गुफा के पास मौजूद एक डाकू के सीने में लगा। उस समय तक राधा और विकर्ण मलिक बेहद कठिन स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन उस तीर ने उनकी परेशानी को थोड़ा कर दिया था। भले ही पार्थ ने एक और डाकू को मार डाला था, लेकिन राधा और विकर्ण मलिक को अभी भी 4 डाकुओं का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें से 2 तो अनाहत चक्र के थे। पार्थ ने आगे दोनों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उस अधेड़ उम्र के डाकू ने उसे ऐसा नहीं करने का मौका नहीं दिया। तब पार्थ ने भी पहले इसी को ठिकाने लगाने का फैसला किया। नक्षत्र उंगली। फिर पार्थ ने धनुष को हटा दिया और उस डाकू को करीबी मुकाबले में उलझा दिया। उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत अनाहत चक्र के शीर्ष पर पहुंच गई थी, साथ ही उसके पास कई छिपी हुई चालें भी थीं। कोई अन्य अनाहत चक्र कर योद्धा शायद उसकी एक चाल को भी रोक नहीं पाता। पार्थ ने जब देखा कि नक्षत्र उंगली को तीसरे स्तर पर इस्तेमाल बावजूद भी वो उस डाकू पर हावी नहीं हो पाया था, लेकिन फौलादी दीवार तकनीक के 5वें स्तर पहुंचने के कारण प्रतिद्वंद्वी के हमले का असर उलट जाता था, जिससे दुश्मन को अपने ही हमले से चोट पहुंच रही थी। लेकिन वो अधेड़ उम्र का डाकू भागा नहीं। उसे युद्ध का काफी अनुभव था। वो जानता था कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो उसके जीवित रहने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। इसकी पहली वजह ये थी कि पार्थ एक शानदार धनुर्धर था और उससे दूर जाना अपनी मौत को खुद ही दावत देने जैसा था। दूसरे, पार्थ की गति उससे भी तेज थी, इसलिए अधेड़ उम्र के डाकू ने पार्थ से करीबी मुकाबला जारी रखने का फैसला किया और उसे उम्मीद थी कि उसके साथ ही उन 2 पिलों को बड़ी ही आसानी से खत्म कर देंगे और फिर आकर उसकी मदद करेंगे। राधा और विकर्ण मलिक दोनों के लिए कठिन समय चल रहा था, क्योंकि उन्हें 2 अनाहत चक्र के, एक स्वाधिष्ठान चक्र के और एक मणिपुर चक्र के डाकुओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आखिरकार वे भी मंझे हुए योद्धा थे। धीरे धीरे वो इस दबाव के आदी हो गए और अपने संयम को पुनः प्राप्त कर लिया। जल्द ही राधा ने स्वाधिष्ठान चक्र के एक डाकू मार दिया, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उन्हें अब केवल एक मणिपुर चक्र और 2 अनाहत चक्र के डाकुओं का सामना करना था। लेकिन पार्थ की दिशा में देखते ही उनके भाव एक बार फिर गंभीर हो गए। डाकुओं का वो सरगना बेहद ताकतवर था। अगर पार्थ की जगह उन दोनों में से कोई एक होता तो वे शायद 20 हमलों का भी सामना नहीं कर पाता। रेखीय नक्षत्र उंगली। पार्थ की चाल इस बार नक्षत्र उंगली के 4थे स्तर का प्रयोग किया। इस हमले से उस डाकू के शरीर पर एक गहरा घाव हो गया था, लेकिन इसने उसे लगभग पागल बना दिया था, जिससे वो अपनी चोटों के बारे में विचार किए बिना बस ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। उस डाकू ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया और अपने साथ ही पार्थ को भी मार देना चाहता था। लेकिन पार्थ भी कोई सामान्य लड़का तो था नहीं। जब उसने देखा कि वो डाकू क्या करने की कोशिश कर रहा है तो उसने अपनी दाहिनी आंख की शक्ति को जागृत कर लिया। उसके बाद अगले 10 हमले में ही अधेड़ उम्र के उस डाकू की चोटें उस पर हावी होगी और अंततः पार्थ ने उसमें एक कमी ढूंढ ली। धम। इससे पहले कि वह संभल पाता, एक उंगली उसके दिल में छेद करती हुई शरीर के पार हो गई, जिससे वो डाकू जमीन पर गिर गया। इन कमीनों की ताकत तो सच में अविश्वसनीय है। पार्थ ने एक गहरी सांस छोड़ी। राधा और विकर्ण मलिक के बीच लड़ाई भी अब समाप्त हो गई थी। वे जानते थे कि पार्थ उनकी अधिक मदद नहीं कर पाएगा,
इसलिए उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक चाल का इस्तेमाल किया और बाकी 3 डाकुओं को भी मार डाला। 100 पार्थ ने अपने धनुष से भागने की कोशिश कर रहे आखिरी डाकू को मार डाला। विकर्ण मलिक और राधा थकर जमीन पर गिर गए, लेकिन उनकी आंखों में खुशी साफ देखी जा सकती थी। उन तीनों ने मिलकर 11 डाकुओं का ये अड्डा पूरी तरह से साफ कर दिया था। संभव से दिखने वाली यह जीत आखिरकार उनके ही हिस्से में आई। दोनों ने पार्थ को प्रशंसा और कृतज्ञता की नजरों से देखा, क्योंकि वे जानते थे कि ये पार्थ की ही योजना थी और उसने उन दोनों की कई मुश्किल वक्त पर मदद भी की थी। उसी समय कुछ 100 गज की दूरी पर एक चट्टान के पीछे चांदी का कवच पहने एक व्यक्ति ने गहरी सांस ली। इन 3 रक्षकों ने एक पूरा गिरोह ही समाप्त कर दिया। 11 डाकुओं में से 6 को तो पार्थ नाम के युवक ने ही मार डाला था। तो क्या होगा आगे? क्या ये अभियान यहीं पर समाप्त हो गया था, या फिर पार्थ और उसके साथियों पर कोई नई मुसीबत आने वाली है? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस नॉवेल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस पढ़ सकें। 72 डाकुओं के बीच फंसना। अध्याय 72 डाकुओं के बीच फंसना। इस भयानक मुकाबले के बाद तीनों उसी जगह रुककर थोड़ा आराम करने लगे। राधा और विकर्ण मलिक दोनों को कुछ चोटें आई थीं, केवल पार्थ को कोई नुकसान नहीं हुआ था, जिससे उन दोनों को उनके और पार्थ बीच शक्ति के अंतर का एहसास हुआ। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पार्थ ने पहले ही अपनी साधना को अनाहत चक्र के शुरुआती स्तर पर रोक रखा था, उसके बावजूद भी वो उन डाकुओं के सरदार को मारने में सफल रहा था। इस तरह से देखा जाए तो पार्थ की वास्तविक शक्ति अर्ध महावीर योद्धा के बराबर थी। तीनों ने गुफा का निरीक्षण करने का फैसला किया और इस दौरान उन्हें कुछ औषधियां भी मिली, जिसे उन तीनों ने आपस में बांट लिया। अब बात आती थी योग्यता अंकों की, जिस पर उन लोगों ने विचार करना शुरू किया। पार्थ ने इस छोटे समूह के सरदार को मारा था, इसलिए पार्थ को इससे केवल 5 योग्यता अंक ही मिल सकते थे। अगर कहीं उसने मुख्य सरदार को मार दिया तो उसे कुल 20 योग्यता अंक मिलेंगे। लेकिन इस बार पार्थ ने कुल 6 डाकुओं को मारा था, जिनमें 2 स्वाधिष्ठान चक्र, 2 मणिपुर चक्र और 2 अनाहत चक्र के योद्धा शामिल थे। अगर इनमें पहले वाले योग्यता अंकों को जोड़ दिया जाए तो अब पार्थ के योग्यता अंक 20 से भी अधिक हो गए थे। इस तरह से अगर पार्थ चाहे तो नियमों के अनुसार 10-10 अंकों की 2 शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक का विनिमय कर सकता है। लगभग 1 घंटे बाद हमें अब चले जाना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है, पार्थ ने बाकी दोनों से कहा। हाँ, विकर्ण मलिक और राधा दोनों तुरंत सहमत हो गए। वैसे भी पार्थ उनके समूह का कप्तान था और इस मुकाबले के बाद अब उन्हें पार्थ पर पूरी तरह से भरोसा हो गया था। तीनों ने अपनी गति बढ़ा दी और जल्द ही वे घाटी से निकल गए। 2 घंटे बाद काले कपड़ों में ढकी 3 आकृतियां जंगल में तेजी से आगे बढ़े और जंगल के बीच में बानी लकड़ी की कुटिया के सामने आ गए। सरदार, शेरू दादा समेत हमारे कुल 11 साथी मारे गए हैं, जिनमें से आधे तो किसी तीरंदाज के शिकार हुए हैं, उन 3 आकृतियों में से एक ने अपनी ठंडी और भावहीन आवाज में कहा। किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे काली खोपड़ी दाल के डाकुओं को छूने की जुर्रत कर रहा है? वहां मौजूद डाकुओं में से एक ने धीरे से अपनी हथेली उठाई और एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की, जिससे कई मीटर के दायरे में सब कुछ तहस नहस हो गया। उसी के साथ जिस डाकू ने अभी अभी सरदार को ये सूचना दी थी, वो भी इस भयानक आभा से मारा गया। थोड़ी दूरी पर मौजूद बाकी 2 डाकुओं ने भी अपने ऊपर भयानक दबाव महसूस किया। उनके पैर डर से कांप रहे थे, उन्होंने अभी अभी अपने साथी को मरते हुए देखा था। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सरदार। जैसे ही दोनों ने सरदार की घूरती नजरों को अपने ऊपर महसूस किया तो दोनों का दिल उनके मुंह में आ गया। मुझे लगता है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, बल्कि कोई समूह बनाकर हमारे लोगों को मार रहा है। सरदार ने बहुत लड़ाइयां लड़ी थी, उसे पूरा माजरा समझने में आसानी हुई।
हमें भी यही लगता है सरदार, दोनों ने डरते हुए जवाब दिया। जल्द से जल्द हत्यारे समूह का पता लगाओ। उन्होंने मेरे आदमियों को मारकर अपनी मौत को दावत दी है। मैं अपने एक आदमी के बदले उनके 10 आदमियों को मारूंगा। सरदार की आंखों में खून उतर आया था और उसकी ठंडी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। इसी बीच प्रताप रक्षक दल के सभी लोगों ने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग किया और कई और डाकुओं की जान ली। इस तरह के जीवन और मृत्यु के अनुभव के दौरान उनकी क्षमता तेजी से बढ़ी, लेकिन साथ ही उनमें से कई लोग घायल भी हुए। प्रताप महल के मुख्य रक्षकों में से 7 से 8 रक्षक अलग अलग युद्ध के हालत पर नजर रख रहे थे और इसके साथ ही इस अभियान में शामिल रक्षकों के योग्यता अंकों की गणना भी कर रहे थे। वही रात में, जहां पार्थ अभी भी ठीक हालत में था, लेकिन उसके दोनों साथी राधा और विकर्ण मलिक बेहद थके हुए थे, इसलिए उसने भी रात में हमला न करने का फैसला किया। पार्थ ने अपनी दिव्य आंख की मदद से एक सुरक्षित जगह की तलाश की और फिर दोनों के साथ उस जगह पर आराम करने चला गया। दूसरे दिन की सुबह वो तीनों आराम के बाद तरोताजा महसूस कर रहे थे। उन्होंने जल्द ही एक बार फिर डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। आज क्या हो रहा है? हमें कोई भी डाकू क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? पार्थ ने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और हालात को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। वे तीनों लंबे समय तक इधर उधर छानबीन करते रहे और लेकिन उन्हें कोई भी डाकू दिखाई नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने प्रताप महल के दूसरे रक्षक समूहों को आसपास मौजूद देखा। विकर्ण मलिक ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रताप रक्षक दल ने कल रात बहुत सारे डाकुओं को मार डाला और बात से डरकर बाकी के डाकुओं ने खुद को छिपा लिया? पार्थ ने भी अपना सिर हिलाया। उसे भी ये विचार बहुत तार्किक लगा। अगर वे डाकू पहाड़ों में जाकर छिप गए होंगे तो पार्थ की दिव्य आंख से भी उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि स्थिति का सही विश्लेषण करने के लिए हमें जंगल के और भी अंदर जाना होगा। पार्थ ने दोनों को निर्देश दिया। वो उन दोनों के आगे चलते हुए आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा था, जिससे अचानक होने वाले हमलों से बचा जा सके। वो एक बड़े पेड़ पर चढ़कर देख ही रहा था कि तभी अचानक करीब 10 मील दूर उसे एक लाल रंग का धुआं दिखाई दिया, जिसने बाकी दोनों का ध्यान भी आकर्षित किया। ये तो प्रताप रक्षक दल द्वारा भेजा गया आपातकालीन संकेत है, राधा ने कहा। लगता है कि कोई समूह डाकुओं के बड़े समूह के बीच घिर गया है। हमें जल्दी से वहां पहुंचना होगा। पार्थ ने वास्तविक स्थिति को जानने के लिए अपनी दाहिनी आंख की शक्ति को जागृत किया। ऐसा करते ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने देखा कि एक समूह खतरे में था। वो समूह रविंद्र का था। प्रताप रक्षक दल के उस समूह में कुल 8 लोग थे, जिन्हें इस समय लगभग 15 डाकुओं के एक समूह ने घेर लिया था। जिन डाकुओं ने उन्हें घेरा था उनमें काले कपड़े पहने 2 डाकू थे जो अर्धमहावीर योद्धा थे, जबकि बाकी स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र के योद्धा थे। पार्थ और उसके साथी तेजी से उनकी तरफ जा रहे थे। इस दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, लेकिन संख्या में कम होने की वजह से प्रताप रक्षक दल के योद्धा कमजोर पड़ने लगे। सौभाग्य से पास में ही 4 रक्षकों का एक समूह था। वे भी जल्द ही उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गए। 100 लेकिन ठीक इसी समय 3-4 डाकुओं ने, जो कि जंगल में छिपे हुए थे, अपने तीर चला दिए। इन तीरों के हमले से प्रताप रक्षक दल के कुछ सदस्य घायल हो गए। गरजते बादल मुष्टिका। रविंद्र ने अपने शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक का प्रयोग किया, जिससे डाकुओं को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। रविंद्र ने इस तकनीक को चरम स्तर तक प्रशिक्षित किया था, लेकिन अपनी इस अद्भुत क्षमता के बावजूद वो किसी को मार नहीं सका, क्योंकि उसी समय अर्धमहावीर योद्धाओं में से एक ने उस पर हमला कर दिया था। सभी तैयार रहना, अभी 3 और दुश्मन आ रहे हैं। जंगल में छिपे एक तीरंदाज ने काले कपड़े पहने उन दोनों डाकुओं को बताया। इस समय जो 3 लोग वहां पहुंचे वे पार्थ और उसके साथी थे। अपनी दाहिनी आंख के माध्यम से पार्थ ने पूरी स्थिति का विश्लेषण किया और जल्द ही अपनी योजना बना ली।
जब वे घटनास्थल के 100 गज के दायरे में पहुंचे तो पार्थ अचानक रुक गया और अपना धनुष निकाल लिया। 100 पार्थ ने एक के बाद एक लगातार कई तीर चलाए, जिसका निशाना जंगल में छिपे हुए तीरंदाज थे जो कि प्रताप रक्षक दल पर हमला कर रहे थे। इससे रविंद्र के समूह को थोड़ी राहत मिली। जल्द ही डाकुओं और प्रताप रक्षक दल के योद्धाओं के बीच भयानक युद्ध शुरू गया। जैसे ही पार्थ और दूसरा समूह रविंद्र के समूह के पास पहुंचा तो प्रताप रक्षक दल की स्थिति मजबूत दिखाई देने लगी, और जैसे जैसे समय बीता प्रताप रक्षक दल ने डाकुओं पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हम तो ये चूहों का झुंड है जो शेर की गुफा में घुसकर उसका शिकार करना चाहते हैं। जंगल से एक गहरी ठंडी आवाज सुनाई दी। जंगल के एक छोर से एक भारी दबाव आया जिससे सभी रक्षकों का दिल उछल पड़ा। एक काले रंग का धोती कुर्ता पहने नकाबपोश व्यक्ति ने युद्ध के मैदान में कदम रखा। उसके कपड़ों पर खोपड़ी का निशान बना हुआ था। हे भगवान, ये तो एक महावीर योद्धा है। रविंद्र का चेहरा पीला पड़ गया और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आने वाला व्यक्ति उन डाकुओं का सरदार था। तुम सब कीड़ों को आज मरना होगा, तभी जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। वो नकाबपोश आदमी तेजी से आगे बढ़ा। उसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि रक्षकों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वो तेजी से रविंद्र की तरफ झपटा। गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाज के साथ उसकी हथेली सीधे रविंद्र की ओर बढ़ी। जल्दी सब मिलकर इस हमले को रोको, रविंद्र ने कहा, और उसने हमले को रोकने के लिए गौतम को भी अपने साथ देने को कहा। लेकिन वो हमला इतना शक्तिशाली था कि उस हमले से हवा की एक लहर पैदा हुई जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को दूर धकेल दिया, जिसमें गौतम और रविंद्र भी शामिल थे। वो दोनों उड़कर 7 से 8 मीटर दूर चले गए। वाह! रविंद्र और गौतम दोनों ने अपने मुंह से खून की उल्टी की। उनके शरीर पर चोटों के कई निशान साफ देखे जा सकते थे। इन दोनों को 10 दमदार रक्षकों में 5वें और 7वें स्थान पर रखा गया था और उनकी ताकत अर्ध महावीर योद्धा के आसपास थी। लेकिन 2 अर्ध महावीर योद्धा मिलकर भी इस एक हमले को रोकने में कामयाब नहीं हुए थे। पार्थ, निर्भय, यहाँ आओ और हमारी मदद करो, रविंद्र चिल्लाया, और उसने पार्थ और दूसरे समूह के कप्तान से मदद मांगी। हर समूह का नेतृत्व 10 दमदार रक्षकों में से किसी एक ने किया था और इस समय पार्थ और निर्भय सहित 10 दमदार रक्षकों में से 5 वहां उपस्थित थे। पार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने धनुष की डोरी को खींचा और फिर उसने अपने तीर में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की। इस तीर की शक्ति अर्ध महावीर योद्धाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। तीक्ष्ण तलवार। दूसरे समूह के कप्तान ने अपने उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक का इस्तेमाल किया और पीछे से उस नकाबपोश डाकू पर हमला किया। पवन मुष्टिका। रविंद्र ने तुरंत मुट्ठी कौशल का इस्तेमाल किया, जबकि उसके बगल में मौजूद गौतम ने तलवार का इस्तेमाल किया। कुल 5 रक्षकों ने एक साथ उस नकाबपोश पर धावा बोल दिया। ये इतने सारे लड़ाके अचानक कहां से आ गए? नकाबपोश आदमी चिल्लाया और साथ ही उसने अपनी भयानक आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। पार्थ के तीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। डोंग डोंग डोंग। उसने सभी हमलों को एक साथ रोक दिया और एक बार फिर उन्हें उड़ाकर दूर भेज दिया। तो ये है महावीर योद्धा की असली ताकत। पार्थ बहुत हैरान था। एक महावीर योद्धा अपनी आध्यात्मिक शक्ति के जरिए लंबी दूरी तक भी हमले कर सकता है। यदि उनमें से किसी एक को अकेले उसका सामना करना पड़ता तो शायद वो 2 ही हमलों में अपनी जान गंवा देता। इस बार रविंद्र और गौतम दोनों को हल्की चोटें आईं। विशुद्ध चक्र के महावीर योद्धा की आध्यात्मिक शक्ति किसी बिजली की तरह वार कर सकती है, और अगर कहीं स्वाधिष्ठान चक्र या मणिपुर चक्र के योद्धा पर इसका एक भी हमला हो जाए तो उनका शरीर तुरंत धूल में बदल जाएगा। लेकिन पार्थ को उनके करीब जाकर लड़ने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने धनुष से एक के बाद एक कई तीर मारा और हर तीर उस नकाबपोश डाकू की कमजोरियों पर ही हमला कर रहा था।
पार्थ के इस भयानक युद्ध क्षमता ने नकाबपोश डाकू के अपना बचाव करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बेचारा जैसे ही किसी पर हमला करने जाता तुरंत ही पार्थ का तीर उसके घायल करने आ जाता। छोटे हरामी, ऐसा लगता है कि मेरे आदमी मारे गए, उसके पीछे तेरा ही हाथ है। नकाबपोश आदमी की आंखें अचानक अंगारों की तरह लाल हो गई। हाँ, ये सच है। तो क्या तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? पार्थ ने उसका उपहास उड़ाया। नकाबपोश डाकू ने बाकी सबके हमलों नजरअंदाज कर दिया और सीधे पार्थ की ओर बढ़ गया। पार्थ डर से उछल पड़ा और उसने बचने के लिए तुरंत ही अपनी तैरती नौका का इस्तेमाल किया। भाग कहाँ रहे हो? नकाबपोश आदमी अब तक पार्थ के और करीब आ गया था। वो एक महावीर योद्धा था और इसलिए उसकी गति बहुत तेज थी। पहाड़ की हथेली, उस नकाबपोश डाकुओं की आध्यात्मिक ऊर्जा की हथेली सीधे पार्थ की ओर बढ़ी। अगर इस समय अनाहत चक्र का कोई दूसरा योद्धा होता तो इस हमले की आध्यात्मिक शक्ति ही उसे मार सकती थी, लेकिन पार्थ तो आखिर पार्थ था। रहस्यमय पवन हथेली। पार्थ बीच हवा में घूमा और उसके दिमाग में जंगल की उस लड़की की हथेली की छवि उभर आई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी शक्ति उस हथेली में लगा दी, जिससे एक अजीब सी चमक बन गई और फिर दोनों हथेलियां आपस में जोर से टकरा गई। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ उस नकाबपोश डाकू का सामना कर पाएगा, या फिर प्रताप रक्षक दल उसकी सहायता के लिए आएगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस नॉवेल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे से ज्यादा लोग इस पढ़ सकें। 73 महावीर योद्धा की हत्या। बूम। इस हमले से पार्थ के शरीर को एक झटका लगा, लेकिन वो इस झटके का प्रयोग करके नकाबपोश व्यक्ति से तुरंत ही दूर चला गया और इससे वो डाकू के दूसरे हमले से बच गया। ये किस तरह की हथेली तकनीक थी? नकाबपोश डाकू का शरीर एक पल के लिए अकड़ सा गया और उसे लगा कि उसके हमले की ताकत को नष्ट कर दिया गया है। पार्थ ने रहस्यमय पवन हथेली के शीर्ष स्तर को पार कर लिया था। हालांकि उसने इसकी केवल एक ही चाल सीखी थी, लेकिन गुरुकुल में मिली 4 अधूरी पवित्र युद्ध कला तकनीक को सीखने के बाद उसकी समझ बढ़ गई थी। असल में रहस्यमय पवन हथेली नक्षत्र उंगली से ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन इससे निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा थी और साथ ही वो फौलादी दीवार तकनीक के 5वें स्तर पर भी पहुंच गया था, इसलिए वो बिना किसी नुकसान के पीछे हटने में कामयाब हुआ। पार्थ के प्रदर्शन से अन्य रक्षकों को भी स्तब्ध कर दिया था। उन्होंने देखा था कि कैसे पार्थ महावीर योद्धा हमले के झेलने के बाद भी बिना नुकसान के पीछे हटने में कामयाब हुआ। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। उनमें से कई तो तालियां बजाकर पार्थ की हौसला अफजाई भी करने लगे। लड़के, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम अपनी मौत से भाग नहीं पाओगे। मैंने इस हमले में केवल 60% शक्ति का ही इस्तेमाल किया था। पार्थ के पीछे से नकाबपोश डाकू की आवाज गूंजी। लेकिन पार्थ उससे अकेले नहीं लड़ रहा था, बल्कि 10 दमदार रक्षकों के अन्य साथी भी उसकी मदद कर रहे थे और जल्द ही दोनों के बीच अच्छी खासी दूरी बन गई। उसके बाद पार्थ को एक बार फिर अपना धनुष निकाला और तीर चलाने लगा। सौंप सौंप सौंप। इस बार पार्थ ने अपनी तीरंदाजी की दिव्य दृष्टि तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल करने के बाद उस हमले से बचना लगभग नामुमकिन होता है। तीर पलक झपकते ही नकाबपोश डाकू नेता के पास आ गए। क्या नकाबपोश डाकू अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी उन तीरों से बच नहीं पाया और वे तीर उसके शरीर में धंस गए। शुआ है, एक तीर उसके कंधे पर गहरा घाव कर गया। इस दृश्य को देखकर प्रताप रक्षक दल के सदस्य बहुत खुश हो गए और उनका मनोबल भी बढ़ गया। वो लड़का एक तीरंदाज है। गौतम और उसके साथ के लोग एक सेकंड के लिए रुके, फिर उन्होंने दोगुने जोश के साथ अपने हमले फिर से शुरू कर दिए। इस समय एक और समूह आता दिखाई दिया। ये राकेश की टीम है। हालांकि वे अभी काफी दूर थे, फिर भी उनकी आकृतियों को अभी से देखा जा सकता था।
राकेश को 10 दमदार रक्षकों में दूसरा स्थान मिला था और वो लगभग विशुद्ध चक्र पर पहुंचने वाला था। सभी पीछे हटो, डाकुओं के सरदार ने तुरंत आदेश दिया। उसका समूह पहले से ही संघर्ष कर रहा था और अब तो एक और मजबूत समूह आ गया था, जिससे अब उनकी जीतने का कोई मौका नहीं था। लड़के, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। जाने से पहले नकाबपोश आदमी पार्थ को मारने के इरादे से घूर कर देख रहा था। क्या सच में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? पार्थ ने जवाब दिया और उसे डाकू की नजरें खुद को घूरती हुई महसूस की, तो पार्थ ने भी उसे घूर कर देखा। तभी अचानक से उसकी दाहिनी आंख से एक ठंडी नीला प्रकाश निकलता दिखाई दिया। ये क्या है? डाकू कांप उठा और उसे लगा जैसे उसके दिल पर किसी तलवार से वार किया गया हो। एक पल तक हालत में रहने के बाद वो जल्दी से मुड़ा और तेजी से भागने लगा। ये क्या था? पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख में एक तेज दर्द महसूस हुआ और उसने पाया कि उसने अपनी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खो दी है। उसे नहीं पता था कि उसने अभी किस तरह के कौशल का इस्तेमाल किया था। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसकी मानसिक ऊर्जा जल्दी से खत्म हो गई थी, लेकिन उसने डाकू की आंखों में घबराहट और डर भी देखा था। पार्थ ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और पाया कि उसकी आंख में मौजूद रोशनी की किरण अब 7.95 सेमी तक पहुंच गई थी। क्या सच में ऐसा हुआ है? उसके चेहरे पर खुशी नजर आई। उस नकाबपोश डाकू के हुए मुकाबले के परिणाम स्वरूप उसकी साधना अनाहत चक्र के चरम पर पहुंच गई थी। अब उसकी वास्तविक साधना राकेश के समान थी, जो 10 दमदार रक्षकों में दूसरे स्थान पर था। हा हा हा, तुम इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकते। 1-2 मील दूर झाड़ियों से एक सुंदर युवक प्रकट हुआ, जिसके बाल चांदी के रंग के थे। एक नजर देखने पर किसी को भी वो एक लड़की की तरह दिखेगा, लेकिन ध्यान देने पर पता चलेगा कि वो एक लड़का है। वो एक पेड़ के ऊपर खड़ा था और उसकी आभा बहुत ही भयानक थी। कनिष्क रावत प्रताप रक्षक दल के युवकों ने उस लड़के को सम्मान के साथ देखा। वो मात्र 15-16 साल का युवक था। उसके बावजूद उसकी साधना विशुद्ध चक्र पर पहुंच गई थी। विशुद्ध चक्र का योद्धा नकाबपोश डाकू बेहद हैरान और उदास लग रहा था। वो खुद 38 साल का था जब वो विशुद्ध चक्र पर पहुंचा था और उस समय वो खुद बेहद प्रतिभाशाली समझता था। लेकिन कनिष्क रावत को देखकर उसका सारा आत्मविश्वास और अहंकार बुलबुले की तरह फूट गया। उसकी उपलब्धियां तो इस युवक की तुलना में कुछ भी नहीं थीं। एक साथ इतने सारे प्रतिभाशाली, ये किस संस्था से आए हैं? नकाबपोश आदमी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर 1 या 2 लोग उनके रास्ते में आते तो ये एक संयोग हो सकता था, लेकिन अगर वे सभी एक ही समय में इतने सारे प्रतिभाशाली योद्धाओं का आना, इससे तो मंदबुद्धि लोगों को भी पता चल जाएगा कि कुछ गलत है। भ्रम आकाश का रुख। कनिष्क रावत के शरीर किसी चांदी के चमक के साथ गायब हो गया और एक ही पल में वो डाकू के सामने आ गया। इस गति ने डाकुओं के सरदार के दिल को हिला दिया। हालांकि उसने जल्द ही खुद को संभाला और तुरंत हमला कर दिया। पर्वत हथेली। उसने इस बार अपनी पूरी शक्ति को अपनी हथेली में इकट्ठा किया और कनिष्क रावत से भिड़ गया। बूम! जैसे ही दोनों प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे से टकराए तो एक जोरदार धमाका हुआ और वे दोनों एक दूसरे से कुछ कदम दूर चले गए। नकाबपोश सरदार का चेहरा पीला पड़ गया था। वो तुरंत मुड़ा और भागने लगा। ये मत सोचो कि तुम बचकर भाग सकते हो। कनिष्क रावत ने तुरंत एक अधूरी होली युद्ध कला तकनीक का इस्तेमाल किया और उसका पीछा किया। उन दोनों की आकृतियां तेजी के साथ जंगल में गायब हो गई। केवल राकेश और पार्थ दोनों का पीछा करने में सक्षम थे। वे तुरंत ही दोनों के पीछे भागे। अगर मैं इस डाकू को मार दूं तो मुझे 20 योग्यता अंक मिल सकते हैं। पार्थ ने तैरती नौका को अधिकतम स्तर पर इस्तेमाल किया और साथ ही अपनी साधना को अनाहत चक्र के चरम पर प्रसारित कर दिया। इससे उसकी गति कई गुना बढ़ गई। जल्द ही पार्थ और राकेश उन दोनों का पीछा करते हुए विशाल जंगल में गायब हो गए। पार्थ की वास्तविक क्षमता देखकर वहां मौजूद हर कोई बस उसे ही देखे जा रहे थे।
वो पार्थ क्या सच में इतना शक्तिशाली है? उसकी साधना राकेश के बराबर ही लग रही है। कुछ युवकों ने आपस में चर्चा की। रविंद्र और गौतम ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों की आंखों में सदमे के भाव थे। जब वे सभी जंगल के अंदर आ रहे थे वे तब उन्होंने पार्थ के समूह का खूब मजाक उड़ाया था, लेकिन तब पार्थ ने कहा था कि वक्त ही बताएगा कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में इतना मजबूत है। दूसरी ओर पार्थ और राकेश ने उस डाकू को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश की, जबकि वो कनिष्क रावत के साथ मुकाबले में व्यस्त था। कनिष्क रावत इस समय उस नकाबपोश डाकू को कड़ी टक्कर दे रहा था। साथ ही पार्थ और राकेश ने उसे घेर कर भी रखा था, इसलिए डाकू जानता था कि अब वो बच नहीं सकता। मुझे तुम्हारी हत्या करने के लिए मजबूर मत करो, नकाबपोश नेता चिल्लाया और अपनी एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे उसकी शक्ति अचानक से ही बढ़ गई। अनंत पर्वत हथेली नेता के शरीर से शक्ति का एक विस्फोट हुआ और उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया, जो कनिष्क रावत के साथ जोरदार तरीके से टकराया। बूम! उस हमले से कनिष्क रावत का शरीर कांपने लगा, साथ ही उसके मुंह से खून रिसने लगा और वो उड़कर 10 मीटर दूर जमीन पर गिर गया। नकाबपोश डाकू ने भी अपने मुंह से निकलते खून को अपने मुंह में दबाए रखा और कनिष्क रावत पर फिर से हमला किया। हालत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जंगल में छिपी चांदी का कवच पहने आकृति बुदबुदाई। शूश! अचानक एक तीर तेजी से डाकू के आध्यात्मिक शक्ति के कवच को भेदकर उसके पैर में घुस गया। आह! नकाबपोश डाकू दर्द से बिलबिला उठा और तुरंत ही नीचे गिर पड़ा। तीर उसके पैर में मौजूद एक एक्यूपंक्चर बिंदु पर लगा था और अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति कवच की तरह काम न कर रही होती तो इस तीर से उसके शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता। हरामी कहीं के डाकू लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। जो तीर पार्थ ने अभी छोड़ा था उसमें तीरंदाजी की दिव्य दृष्टि तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसने न केवल कनिष्क रावत की जान बच गई बल्कि इसने नकाबपोश डाकू सरगना को भी भागने पर मजबूर कर दिया। तुम दोनों उसका पीछा करते समय सावधान रहना। कनिष्क रावत ने पार्थ और राकेश पर एक नजर डाली और फिर बैठकर अपनी ऊर्जा वापस पाने लगा। अब केवल पार्थ और राकेश ही उस नकाबपोश डाकू का पीछा कर रहे थे, लेकिन उस डाकू की गति बहुत तेज थी। हालांकि पार्थ स्पष्ट रूप से देख सकता था कि दुश्मन हार के कगार पर था। उसकी दाहिनी आंख ने डाकू के शरीर के अंदर की स्थिति का भी अवलोकन किया तो पता चला कि मुकाबले के समय गुप्त तकनीकें इस्तेमाल करने की वजह से डाकू की नसें और आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये बदजात लड़के मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, नकाबपोश डाकू ने दांत बींच लिए। हालांकि उसकी गति बेहद तेज थी और साथ ही वो जंगल के चपे चपे को अच्छी तरह से जानता था, फिर भी वो पार्थ छुटकारा नहीं पा सका। इसके विपरीत पार्थ उसके और भी करीब आ रहा था। अगर ऐसा है तो ठीक है, अब तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। नकाबपोश आदमी की आंखों में एक खतरनाक रोशनी कौंध गई। उसने नीचे बैठकर गहरी सांस ली और तुरंत ही एक गोली खा ली। कुछ पलों बाद ही पार्थ डाकू से 300 मीटर पास में दिखाई दिए। सौंप! सौंप! पार्थ ने अपनी दिव्य रेखा धनुष निकली और अपने तीरंदाजी की दिव्य दृष्टि तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी तीरंदाजी की दिव्य दृष्टि की शक्ति इतनी भयानक थी कि वो विशुद्ध चक्र के महावीर योद्धाओं के लिए भी खतरा बन सकती थी। कुत्ते के पिले, मरने के लिए तैयार हो जाओ। पार्थ को तीर चलाते देख डाकू ने जबरदस्ती अपनी दर्द को दबा लिया और उसने पार्थ पर झपट्टा मारा। सौ पार्थ ने अपने धनुष की डोरी को कान तक खींचा और 3 तीर चला दिए जो बिजली के 3 किरणों की तरह लग रहे थे। इसके अलावा ये तीनों तीर अलग अलग रास्तों से डाकू की तरफ बढ़े। डाकू ने पहले तीर पर खंजर से हमला किया, जबकि दूसरे को किसी तरह चकमा दिया और अब वो पार्थ के बेहद करीब पहुंच गया था। शू! लेकिन आखिरी तीर उसके कंधे को छूते हुए गुजर गया। इसने उसे पल के लिए रोक दिया।
लेकिन फिर डाकू के चेहरे पर जीत की एक मुस्कान आ गई। अब वो पार्थ के करीब पहुंच गया था। उसे पूरा भरोसा था कि वो जल्द ही उसे मार सकता है। रेखीय नक्षत्र उंगली। लेकिन वो दुष्ट युवक पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गया और अचानक उसकी उंगली से एक मोटी शक्तिशाली आभा बिखर गई। उस समय पार्थ ने इस हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया था। शुआ। नीली रेखा एक तीर की तरह लग रही थी, एक उल्का की तरह लकीर खींचती हुई आगे बढ़ी। पार्थ की नक्षत्र उंगली पहले ही चौथे स्तर के अंतिम चरणों में पहुंच गई थी। बहती हवा रुक। पार्थ ने इसमें अधूरी पवित्र युद्ध कला तकनीक को भी मिला दिया, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। डाकू जो अभी तक मुस्कुरा रहा था, अचानक ही उसकी आंखें डर के मारे सिकुड़ गई। नकाबपोश डाकू के माथे पर एक नीला प्रकाश टकरा गया। नकाबपोश डाकू का शरीर तुरंत ही अकड़ गया और उसके माथे के बीचों बीच एक छेद दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें अभी भी सदमे और आतंक से भरी थीं, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ ने उस नकाबपोश डाकू मार दिया है, या फिर अभी भी इसमें कोई राज छिपा है? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस नॉवेल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस पढ़ सकें। 674 योग्यता अंक का झगड़ा धम। नकाबपोश डाकू का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जमीन पर पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम चुकी थीं। वहीं पार्थ भी धीरे से जमीन पर उतरा। उसने धीरे से एक सांस छोड़ी और उसकी दाहिनी आंख से एक हल्का नीला प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। जब उसने उस नकाबपोश डाकू पर आखिरी हमला किया, तो उसने दाहिनी आंख की दिव्य शक्ति को सक्रिय कर दिया था और बहती हवा के रुख को उसकी नक्षत्र उंगली के साथ मिला दिया, जिससे उस हमले की ताकत महावीर योद्धा के बराबर हो गई थी। ये पार्थ का अब तक का सबसे मजबूत हमला था। उस नकाबपोश डाकू ने कभी नहीं सोचा होगा कि पार्थ की नक्षत्र उंगली चौथे स्तर तक पहुंच जाएगी और ये हवा के माध्यम से हमला कर सकती है। उसे मारने के बाद पार्थ ने उस डाकू के सामान की तलाशी की। वो डाकू विशुद्ध चक्र का एक महावीर योद्धा था, इसलिए केवल उसके पास 200 से 300 माध्यम श्रेणी, 2 उच्च श्रेणी की और एक शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक थी। इसके अलावा पार्थ को बेहद कीमती उपचारात्मक वटी की एक बोतल भी मिली, जिसे चोट को ठीक करने के लिए उपयोग किया जा सकता था। हम पार्थ को डाकू के सामान में एक पत्र भी मिला। जब उसने इसे खोलकर पढ़ा, तो वो स्तब्ध रह गया। उसने लिखी बातों से ये साबित हो रहा था कि राजनगर राज्य के एक रईस के साथ इस डाकू का व्यापारिक सौदा चल रहा था। हम इन सभी बातों को जोड़ दिया जाए तो मुझे 20 से अधिक योग्यता अंक मिलने चाहिए, क्योंकि इस पत्र में डाकुओं के राजनगर राज्य के साथ संबंध होने के प्रमाण हैं। पार्थ बहुत खुश था। 100। इतने में दूसरी ओर से एक चांदी जैसे वस्त्र पहने युवक वहां पहुंचा। इसे नीचे रख दो, उसने पार्थ को धमकाते हुए राकेश ने आदेश दिया। राकेश भाई का आप क्या कहना चाहते हैं? पार्थ ने शांति से कहा। डाकू पहले ही गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए योग्यता अंकों और वस्तुओं को हमारे बीच बराबर भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। राकेश का चेहरा ठंडा और सख्त था। ये सुनकर पार्थ के दिल में क्रोध की तेज भावना महसूस हुई। ये आदमी अब उसके योग्यता अंकों को छीनने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने डाकू का मुकाबला किया, तब भी उसके पास 70 से 80% शक्ति बची हुई थी और वो अपने सबसे घातक हमलों को अंजाम दे रहा था, जिससे वो और भी खतरनाक हो गया था। पार्थ ने शव के सामने खड़े होकर दृढ़ता से कहा। जब उसने डाकुओं के सरदार से इतनी लंबी लड़ाई की थी और उसे मारने में कामयाब हुआ, तो भला वो इससे प्राप्त होने वाले योग्यता अंकों को दूसरे को क्यों देगा? हा हा हा। पार्थ, या जो भी तुम्हारा नाम है, यहाँ लड़ने का कोई सबूत नहीं है और तुमने उस डाकू को सिर्फ एक उंगली से मार दिया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? इसके अलावा तुम्हें तो कोई चोट भी नहीं आई है।
भला तुम किसी महावीर योद्धा के घातक हमलों को कैसे रोक सकते हो? इसी बात से ये साफ हो जाता है कि डाकू पहले ही इतना घायल हो गया था कि खुद का बचाव ही नहीं कर पाया, राकेश ने ठंडेपन से कहा और उसकी आंखों में रोशनी चमक उठी। वास्तव में पार्थ ने वास्तव में नेता को मार तो डाला था, फिर भी बहुत सारी बातें संदिग्ध थी। सबसे पहले डाकू को बिना अधिक प्रतिरोध के सिर्फ एक उंगली से मार दिया गया था। दूसरे, पार्थ को कोई चोट भी नहीं आई थी और साथ ही वहां पर लड़ाई के कोई निशान नहीं थे। आखिरी और मुख्य बिंदु ये था कि जब पार्थ ने डाकुओं के सरदार को मारा था तो उस समय राकेश या कोई अन्य युवक वहां मौजूद ही नहीं था। धीरे धीरे और भी रक्षक वहां इकट्ठा होने लगे और जब उन्होंने पार्थ और राकेश के बीच तनातनी का माहौल देखा तो वे बेहद उत्सुक ही गए थे। उनमें से कुछ ने इसका कारण पूछा तो युवक बस चुपचाप नजारे का मजा उठाने लगे। बच्चे, हमारे योग्यता अंकों को चुराने की कोशिश करना बंद करो। हमारे समूह को कम से कम आधे योग्यता अंक मिलने चाहिए। राकेश का समूह बेहद आक्रामक था। जल्द ही रविंद्र और निर्भया की टीम भी आ गई। पार्थ, राधा और विकर्ण मलिक आकर पार्थ के बाएं और दाएं तरफ खड़े हो गए, लेकिन राकेश के समूह के खिलाफ उनकी शक्ति अभी भी कमजोर लग रही थी। बच्चे, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। मुझे डाकू का शरीर, सारे सबूत और लूटा हुआ माल दे दो और हम तुम्हें उनमें से कुछ योग्यता अंक दे देंगे, राकेश ने जबरदस्ती करते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, पार्थ ने हंसी उड़ाते हुए कहा। उसका रवैया बेहद मजबूत था। ऐसा लगता है कि हम तुम्हें जो योग्यता अंक देने वाले थे तुम उससे भी हाथ धोना चाहते हो। राकेश की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया। मौजूद रक्षकों को लगा जैसे वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। जहां रविंद्र थोड़ा उदास लग रहा था तो वही विकर्ण मलिक के माथे से ठंडा पसीना आ रहा था। 10 दमदार रक्षकों में राकेश की ताकत दूसरे स्थान पर थी और उसके समूह में 10 दमदार रक्षकों में से 2 लोग शामिल थे। यहाँ तक कि अगर पार्थ राकेश को रोकने में कामयाब हो भी गया तो भी विकर्ण मलिक और राधा बाकी के 10 लोगों का सामना भला कैसे कर पाएंगे। उसी समय एक सुंदर आकृति का आगमन हुआ जिससे निकलने वाली आभा बेहद मजबूत थी। कनिष्क रावत राकेश सहित कई रक्षकों ने उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। लड़ाई के बाद कनिष्क रावत का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और ये स्पष्ट था कि उसकी चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। स्थिति जानने के बाद कनिष्क रावत ने कहा, ये सच है, नकाबपोश डाकू के पास मरने से पहले उसकी कम से कम 80% ताकत बची थी। भीड़ से अचानक कई आवाजें सुनाई दी और सभी ने पार्थ की ओर अविश्वास से देखा। जाहिर है, अगर मैं वहां नहीं होता तो आप में से कोई भी उसे मारने में कामयाब नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा आप सभी उसे थोड़ी देर रोक कर रख सकते थे। इसलिए मुझे उन योग्यता अंकों में से कम आधे तो मिलने ही चाहिए। कनिष्क रावत ने अचानक ही अपने शब्दों को मोड़ते हुए कहा। कम से कम आधा। पार्थ और राकेश दोनों का दिल पसीज गया। कनिष्क रावत ने वास्तव में उस नकाबपोश डाकू को घायल करने के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए राकेश और पार्थ दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। फिर बाकी बच्चे आधे का क्या होगा, राकेश ने पूछा। ये मेरी समस्या नहीं है। इसके अलावा प्रताप सेना इस अभियान की निगरानी और अंकों की गणना कर रही है। कनिष्क रावत ने दबंग अंदाज में अपनी बात रखी। यह सुनकर भीड़ ने भी अपना सिर हिलाया। उन्हें पता था कि प्रताप सेना का कोई सदस्य योग्यता अंकों की गणना कर रहा है। इतने में पास के पेड़ से एक आकृति सबके सामने आई। उसकी गति डाकुओं के सरदार की दोगुनी थी। प्रताप सेना सभी रक्षकों ने महसूस किया कि उनकी सांसें तेज हो गई है। प्रताप सेना का ये अधिकारी अपना छठा चक्र जागृत कर चुका था और उसने एक प्रभावशाली आभा जारी की जिसने कनिष्क रावत को भी विस्मय में डाल दिया। प्रताप सेना में सभी प्रताप साहब के निजी रक्षक थे और उनमें से प्रत्येक के पास महावीर योद्धा के बराबर ताकत थी।
ये निगरानी रखने में विशेषज्ञ थे, यहाँ तक कि कनिष्क रावत को भी ये नहीं पता था कि वे रक्षक कहाँ छिपे हुए थे। डाकुओं के सरदार को मारने के लिए 20 योग्यता अंक और सबूत इकट्ठा करने के लिए 10 बिंदु, कुल 30 योग्यता अंक होते हैं, और ये सभी पार्थ को दिए जाते हैं, उस रक्षक ने घोषणा करते हुए कहा। क्या यह सुनकर तो सभी रक्षकों का मुंह खुला का खुला रह गया। यह कैसे संभव था? राकेश, कनिष्क रावत, रविंद्र सभी हैरान थे और उन्हें नहीं पता था कि इस बारे में क्या कहना चाहिए। यह मुख्य रक्षक तो पार्थ के प्रति बहुत अधिक पक्षपाती था। पार्थ ने अकेले अपने दम पर उस नकाबपोश डाकू के मारा था, और किसी ने भी आखिरी के महत्वपूर्ण लम्हों में पार्थ की मदद नहीं की थी। साथ ही दुश्मन राज्य के साथ उसके संबंध होने का सबूत भी पार्थ ने ही एकत्र किया था, इसलिए सभी 30 बिंदु सिर्फ पार्थ को मिलेंगे, मुख्य रक्षक ने समझाया। जब उनकी बात समाप्त हो गई तो सब उनकी बात समझ गए। हालांकि कनिष्क रावत और अन्य युवकों ने सरदार को घायल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन जिसने उसे मारा वो पार्थ ही था, इसलिए नियमों के अनुसार योग्यता अंक उसे ही मिलेंगे। मुख्य रक्षक ने पार्थ की ओर देखा और कहा, तुम्हारा प्रदर्शन सच में काफी अच्छा था। इतना कहने के बाद वो वहां से चले गए। कई रक्षक अभी भी असंतुष्ट लग रहे थे, लेकिन उनमें सवाल करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सोचा कि शायद मुख्य रक्षक ने उस पूरे दृश्य को देखा होगा जब पार्थ ने मुख्य डाकू को मार डाला था, और इसलिए सारे योग्यता अंक उसे ही दे दिए थे। ये ध्यान देने योग्य है कि 10 योग्यता अंक से एक शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक और 50 योग्यता अंकों से अर्धपवित्र युद्ध कला तकनीक का विनिमय किया जा सकता था। युवाओं ने पार्थ को ईर्ष्या से देखा, क्योंकि पार्थ ने 30 अतिरिक्त अंक प्राप्त कर लिए थे। वहीं उनके साथ चल रहे कनिष्क रावत और राकेश दोनों के चेहरे बदसूरत हो गए थे। पार्थ ने कनिष्क रावत से निकलने वाली ठंडक और राकेश की आंखों में चेतावनी को महसूस कर सकता था। कनिष्क भाई, मैंने सुना है कि सबसे अधिक योग्यता अंक पाने वाले व्यक्ति को एक अतिरिक्त इनाम मिलता है। हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते, राकेश ने कनिष्क रावत से धीरे से कहा। मौजूदा हालत में पार्थ के पास स्पष्ट रूप से सबसे ज्यादा योग्यता अंक थे, और इस बात ने कनिष्क रावत और राकेश को हिलाकर रख दिया। मैं उसे थोड़ी देर के लिए खुश होने का मौका दे रहा हूं। कनिष्क रावत का चेहरा एक बार फिर शांत हो गया। इस घटना के बाद पार्थ का नाम पूरे प्रताप रक्षक दल में फैल गया। जहां कुछ रक्षकों ने सोचा कि वो सिर्फ भाग्यशाली था, जबकि दूसरों ने उसे नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। अभियान अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, और डाकुओं से मिली जानकारी के अनुसार जिस समूह को उन्होंने अभी अभी हराया था उसका नाम वीरान पहाड़ी डाकू था। इस इलाके में डाकुओं के कुछ और भी समूह थे, जिनमें घातक भेड़िया समूह के डाकू सबसे मजबूत थे, क्योंकि उनके समूह में महावीर योद्धा भी थे। 3 दिन बाद प्रताप रक्षक दल की टीमों ने आसपास के लगभग सभी डाकुओं को मार गिराया था। जैसे जैसे वे मुकाबला लड़ते गए, युवकों की ताकत और अनुभव भी बढ़ता गया। एक दिन कुछ छोटी टीमें इकट्ठी हुईं और घातक भेड़िया समूह के ठिकाने पर हमला किया। जो इन सब के बारे में जिसने सूचनाएं इकट्ठा की थी वो पार्थ था। एक गुफा के भीतर। वो हरामी साले हमारे छिपने की जगह कैसे ढूंढ सकते हैं? घातक भेड़िया समूह का सरदार गुस्से में खड़ा हो गया। अगर देखा जाए तो घातक भेड़िया समूह के छिपने का स्थान बेहद गुप्त और सुरक्षित था। भले ही कोई उस इलाके को अच्छी तरह से जानता हो, लेकिन यहाँ पहुँचने का रास्ता बेहद खतरनाक और अनुसरण करने हिसाब से बेहद कठिन था। उस ठिकाने में मौजूद डाकुओं के बीच अराजकता फैल गई थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस खबर को सुन लिया था कि कुछ रहस्यमय युवकों द्वारा वीरान पहाड़ी डाकुओं मार डाला गया था। प्रताप रक्षक दल के समूहों ने तुरंत ही डाकुओं पर हमला कर दिया। हमारे सभी भाइयों को पीछे हटने के लिए कहो। घातक भेड़िया समूह के सरदार ने उन रहस्यमय युवाओं के बारे में सोचा और उसने तुरंत अपना निर्णय लिया। जल्द ही 20 से 30 डाकुओं का समूह पीछे के रास्ते से भाग निकला। अचानक से पीछे की पहाड़ी से लड़ाई की आवाज आई।
सौंप, सौंप, सौंप। पास के जंगल से दसियों बाण आए और उन्हें अपना निशाना बनाने लगे। उनमें से एक युवक के पास सुनहरे रंग का धनुष था और उसने बहुत ही तेजी के साथ 6 से 7 तीर चलाए थे और हर तीर ने एक डाकू की जान ले ली थी। इन हरामजादों को कैसे पता चला कि हमारे पास भागने का रास्ता कहाँ पर है? घातक भेड़िया समूह के सरदार ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों ने चारों ओर देखा तो उसका दिल ठंड से कांप उठा। उसकी नजर दूर मौजूद एक युवक पर ठहर गई जिसके हाथ में एक सुनहरे रंग का धनुष था। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ घातक भेड़िया समूह से निपट पाएगा या फिर डाकू इस बार बचकर निकलने में कामयाब हो जाएंगे? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस नॉवेल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे से ज्यादा लोग इस पढ़ सकें। 675-1 और नकाबपोश धनुष धारण करने वाला युवक पार्थ था। 2 दिन पहले उसने इस ठिकाने का पता लगाने के लिए तैरती नौका और अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया था। उसने आसपास के सभी रास्तों को भी याद कर लिया था और उसके मार्गदर्शन में ही प्रताप रक्षक दल ने ठिकाने पर हमला किया था। इस समय घातक भेड़िया समूह के नेता को लग रहा था कि उनके पास अब भागने का कोई जगह नहीं बची है और अगर उन्हें यहाँ से बचकर निकलना है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। कमीने कही कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घातक भेड़िया समूह का सरदार पार्थ की ओर झपटा। नेता की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। दिन के उजाले में भी केवल एक हरे रंग की परछाई देखी जा सकती थी। उसकी गति उस नकाबपोश डाकू से भी ज्यादा थी। पार्थ फिर भी शांत रहा और उसने अपने तीरंदाजी की दिव्य दृष्टि तकनीक का इस्तेमाल किया। तुरंत ही 3 से 4 तीर हवा में तेजी से गए और वो सारे तीर एक खास संरचना के साथ आगे बढ़ रहे थे। एक ऊपर था जबकि दूसरा नीचे था, एक सामने था तो दूसरा पीछे था। उन्होंने घातक भेड़िया समूह के सरदार का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिससे सरदार को खुद को बचाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करके ढाल बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बावजूद 2 तीर उसकी सुरक्षा शक्ति को तोड़कर निकल गए और जिनमें से एक उसके पैर में जा लगा जबकि दूसरा उसके कंधे को छूते हुए निकल गया। घातक भेड़िया समूह के सरदार को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में इतना खतरनाक तीरंदाज भी मौजूद था। इस व्यक्ति को मैं संभलता हूँ, तुम बाकियों को मारो। दूसरी तरफ से एक खूबसूरत युवक आया, वो कनिष्क रावत था। सब लोग जल्दी भागो यहाँ से। घातक भेड़िया समूह के सरदार ने वहां रुकने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अपने गति कौशल को पूरी शक्ति से परिचालित किया और जंगल की गहराई की ओर भाग गया। सौंप, सौंप, सौंप। लेकिन तभी कुछ तीर तेजी से आए और उन्होंने घातक भेड़िया समूह के सरदार का रास्ता रोक दिया, या यूं कहे कि उसे रोकने के लिए मजबूर कर दिया। रोको, उसे भागने मत देना। राकेश और रविंद्र दूसरी तरफ से आए और उसे चारों ओर से घेर लिया। उस डाकू ने जब खुद को ओर से घिरा पाया तो वो निराश हो गया और खुद को बचाने के लिए तेजी से उन पर हमला कर दिया, लेकिन उन चारों ने संयुक्त प्रयास से आसानी से उस पर बढ़त हासिल कर ली। इन सब में कनिष्क रावत ही था जिसने इस मुकाबले में मुख्य भूमिका निभाई, जबकि राकेश और रविंद्र ने उसे दोनों तरफ से समर्थन दे रहे थे। लेकिन पार्थ दूर से ही सरदार के हमलों को प्रतिबंधित करने के लिए अपने तीरंदाजी की दिव्य दृष्टि तकनीक का इस्तेमाल किया। घातक भेड़िया समूह का नेता जैसे ही कोई खतरनाक हमला करने की कोशिश करता तो पार्थ उसके महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बनाता, जिससे वो डाकू को मजबूरन खुद का बचाव करना पड़ता था। उसकी नजर में पार्थ ही सबसे खतरनाक व्यक्ति था। पार्थ के तीर के कारण उसके शरीर पर कई सारी चोटें आई थी। थोड़ी देर बाद पार्थ ने धनुष को पीछे हटा दिया और घातक भेड़िया समूह के सरदार पर हमला कर दिया। बहुत अच्छा, मैं भी यही चाहता था। घातक भेड़िया समूह का नेता हंसा। वो सबसे पहले इस तीरंदाज से ही छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन लाखों कोशिशों के बावजूद वो अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल नहीं कर पा रहा था।
क्योंकि उसके पास एक बेहतरीन कदम तकनीक थी, वो उसके ज्यादा करीब जा पाता था। अब सभी लोग नजदीकी मुकाबले में डाकू को हराने के लिए उसकी ओर बढ़े, लेकिन तभी उस डाकू ने अपनी सबसे शक्तिशाली हमले का उपयोग किया, रहस्यमय पवन हथेली। लेकिन इससे पहले कि उसका हमला किसी से टकराता, पार्थ की हथेली से एक हल्की सी चमक दिखाई दी और वो घातक भेड़िया समूह के नेता के हमले से टकरा गई थी। बूम! हवा की एक लहर ने कई मीटर के दायरे में सब कुछ अपने घेरे में ले लिया और इसी बीच पार्थ तुरंत ही 10 मीटर पीछे हट गया और अपने धनुष को फिर से बाहर निकाल लिया। क्या चल रहा है? घातक भेड़िया समूह के सरदार ने महसूस किया कि पार्थ की हथेली के अजीब हमले ने उसके सबसे खतरनाक हमले को विफल कर दिया, और साथ ही एक सेकंड के लिए तो उसे लगा कि जैसे उसे एक अदृश्य जंजीर से बांध दिया गया था। और उसी समय का फायदा उठाकर कनिष्क रावत और बाकियों ने उस पर हमला कर दिया था। वाह! घातक भेड़िया समूह के नेता ने तुरंत ही मुंह से खून की उल्टी कर दी। उसने धीरे से अपने मुंह को साफ किया और पार्थ को गाली दी, लेकिन जब वो हमले के लिए तैयार हुआ तो पाया कि पार्थ उससे बहुत दूर चला गया था। सौंप! 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 पार्थ ने लगातार कई तीर चलाए, जिससे घातक भेड़िया समूह का सरदार बेहद घायल हो गया। घातक भेड़िया समूह का सरदार उन तीरों को चकमा नहीं दे पाया, जिससे वे तीर उसके शरीर में घुस गए थे। एक तीर तो सीधे उसके दिल में आधा इंच तक धंस गया था। विनाशकारी बादल का विस्फोट! डाकू ने गर्जना की और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट कर दिया, जिससे कनिष्क रावत और अन्य दो दूर धकेल दिए गए। जिसका फायदा उठाकर वो डाकू सरगना तुरंत ही जंगल की गहराई की ओर चल पड़ा। पीछा करो उसका, वो किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। कनिष्क रावत और बाकी लोगों ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि वो डाकू गंभीर रूप से घायल हो गया था और ये उसे मारकर योग्यता अंक हासिल करने का सबसे अच्छा मौका था। मुझे किसी भी हालत में योग्यता अंक की प्रतियोगिता में पार्थ से आगे निकलना ही होगा और इस डाकू को मारकर ये काम आसान हो जाएगा। बाकी तीनों का एक ही विचार था। अब तक पार्थ ने योग्यता अंक की प्रतियोगिता में बाकी सबसे अच्छी खासी बढ़त बना ली थी और उसे हराने का एकमात्र मौका घातक भेड़िया समूह के सरदार को मारना था। गति के मामले में कनिष्क रावत सबसे तेज था, जबकि पार्थ दूसरे स्थान पर था। किस तरह का इंसान है वो? क्या वो एक राक्षस है? राकेश और रविंद्र ने एक दूसरे को देखा। दोनों की ही आंखों में सदमे के भाव थे, क्योंकि पार्थ के शरीर से इस समय जो आभा निकल रही थी वो अनाहत चक्र पर भी पहुंच गई थी। जल्द ही चारों ने भी जंगल की असीम गहराई में प्रवेश कर लिया। उन सब में पार्थ की दृष्टि सबसे तेज थी, जिसके कारण उसे जंगल के बीच से निकलने में आसानी हुई और जल्द ही पार्थ उन सबसे आगे निकल गया। उसकी दाहिनी आंख अभी भी उस डाकू पर ही टिकी हुई थी। आधे घंटे पीछा करने के बाद वे जंगल के सबसे गहरे और घने इलाके में पहुंच गए, जहां आगे के इलाके में घना अंधेरा छाया हुआ था। हम तभी पार्थ की दाहिनी आंख ने 10 मील दूर एक दृश्य देखा। मालिक, मेरी मदद करो! खून से लथपथ घातक भेड़िया समूह का सरदार जमीन पर सिर झुकाए हुए खड़ा था। क्या तुम सच में किसी भी काम के नहीं हो? तुम अपने साथ उन लोगों को भी यहाँ ले आए, अब उन्हें मेरे अड्डे का भी पता लग जाएगा। सामने के पेड़ पर एक नकाबपोश आकृति बैठी हुई थी, जिसकी आवाज भारी और कर्कश थी। नकाब के नीचे से सिर्फ उसकी नीली आंखों की एक जोड़ी को ही देखा जा सकता था। उसकी आभा बहुत ही भयानक थी। धम! घातक भेड़िया समूह का सरदार उस भयानक दबाव का सामना नहीं कर सका और जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पीछे यहाँ तक आ जाएंगे। अपनी विशुद्ध चक्र की साधना के बावजूद भी वो डाकू उस नकाबपोश आकृति के खिलाफ खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो। नकाब के नीचे से एक भूरे रंग का प्रकाश निकला और घातक भेड़िया समूह के सरदार की ओर बढ़ गया। नहीं! घातक भेड़िया समूह के सरदार ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित करके हमले से बचने की कोशिश की।
लेकिन उस भूरे रंग प्रकाश के संपर्क में आते ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत गायब हो गई। फिर वो प्रकाश उसकी ओर बढ़ा और उसका शरीर पिघलकर एक काले पानी के छोटे तालाब में बदल गया। उस तालाब में एक कंकाल भी देखा जा सकता था। इस दृश्य ने पार्थ, जो 10 मील दूर था, उसकी रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया। उस नकाबपोश आकृति के पास किस तरह की शक्ति थी, जिसने विशुद्ध चक्र के एक महावीर योद्धा को बस एक ही हमले में कंकाल में बदल दिया था। यह सच में बहुत भयानक था। इतना ही नहीं, पार्थ ने महसूस किया कि उस नकाबपोश की बर्फीली नीली आंखें उसकी ही तरफ देख रही थीं। पार्थ ने तुरंत महसूस किया कि उसका खून जम गया है और उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। गर्जना। आज्ञा चक्र की शक्ति वाले 3 उच्च स्तरीय हिंसक पशु उस नकाबपोश आकृति के पीछे से निकले और वे पार्थ और उसके साथियों की ओर बढ़ गए। जल्दी से भागो! पार्थ तुरंत ही पलटा और विपरीत दिशा में तेजी से भागा। कनिष्क, रावत और अन्य लोगों ने भी जैसे हिंसक पशुओं की आभा को महसूस किया और वे भी भाग गए। यहाँ उच्च स्तरीय हिंसक पशु क्या कर रहे हैं? तभी वहां चांदी का कवच पहने 2 व्यक्ति दिखाई दिए और उन्होंने उन उच्च स्तरीय हिंसक पशुओं पर हमला कर दिया। बूम! जल्द ही तीनों उच्च स्तरीय पशुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या यही प्रताप सेना की असली ताकत है? पार्थ ने पूरा दृश्य देखा था। वो एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। एक महावीर योद्धा को पानी के तालाब में बदल देना, ये किस तरह की शक्ति थी? जब प्रताप सेना ने देखा कि क्या हुआ है, तो उन सभी ने एक ठंडी सांस ली, लेकिन वो नकाबपोश आकृति तब तक वहां से गायब हो गई थी। पार्थ और अन्य तीनों ने जंगल से बाहर निकलते ही एक गहरी सांस छोड़ी। क्या पता कि घातक भेड़िया समूह का सरदार मर चुका है या अभी भी जीवित है। रविंद्र और राकेश थोड़े अनिच्छुक दिख रहे थे। उनके पास उस डाकू को मारने का मौका था, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ा। इस समय प्रताप सेना के मुख्य रक्षकों में से एक उड़ता हुआ आया। योजनाओं में बदलाव है, ये अभियान अब यहीं पर समाप्त होता है। रक्षक की आवाज थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ? अभियान अचानक से क्यों खत्म कर दिया गया? कनिष्क, रावत और अन्य जानना चाहते थे कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अभियान बीच में ही रोकना पड़ रहा है। उनके पास जो जानकारी थी, उसके अनुसार इस क्षेत्र में अभी भी कुछ डाकू बचे हुए थे। कुछ मत पूछो, सभी लोगों को तुरंत ही श्रीनगर लौटने के लिए तैयार हो जाओ। मुख्य रक्षक की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। केवल पार्थ ही ऐसा था जो इसका कारण समझ पा रहा था कि अचानक हुए इस बदलाव का उस नकाबपोश आकृति से कुछ लेना देना है। उस नकाबपोश आकृति की शक्ति किसी भी महावीर योद्धा की तुलना में कई गुना अधिक थी। उसी दिन प्रताप सेना के लगभग 8 मुख्य रक्षकों के मार्गदर्शन में प्रताप रक्षक दल श्रीनगर वापस लौट आए। उस भयानक जगह से बाहर निकलने के बाद प्रताप सेना ने एक गहरी सांस छोड़ी, लेकिन पार्थ को महसूस हो रहा था कि एक जोड़ी बर्फीली नीली आंखें उन सभी का पीछा कर रही हैं। कुछ दिनों बाद सभी रक्षक श्रीनगर में वापस आ गए और पूरे रास्ते उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी जासूसी की जा रही है। श्रीनगर प्रांत का मुख्य नगर प्रताप साहब के नियंत्रण में था, इसलिए वहां पहुंचकर सभी ने राहत की सांस ली। प्रताप रक्षक दल के अंदर तीसरे रक्षक ने कुल योग्यता अंकों की गणना की। कनिष्क, रावत 45 योग्यता अंक, राकेश 32 योग्यता अंक, रविंद्र 26 योग्यता अंक। 10 दमदार रक्षकों को दिए गए अंक क्रमानुसार पढ़कर सुनाए गए। उनमें से ज्यादातर 20 या उसके आसपास थे। अंत में पार्थ की बारी आई। पार्थ 72 योग्यता अंक। तीसरे रक्षक ने जब ये पढ़ा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि ये सच में अविश्वसनीय था। लेकिन योग्यता अंक का निर्धारण प्रताप सेना की सहमति के बाद ही किया गया था, इसलिए तीसरे रक्षक को संदेह नहीं हुआ। 72 युद्ध अंक सभी रक्षकों ने आप भरी। उसके योग्यता अंक दूसरों से कहीं ज्यादा थे। अगर मैंने भी किसी अदम्य विशुद्ध चक्र के सरदार को मार दिया होता तो मैं भी शायद पहले स्थान पर पहुंच जाता। उनमें से कई अभी भी महसूस करते थे कि पार्थ कुछ ज्यादा ही भाग्यशाली था। जल्द ही
सभी के योग्यता अंकों की घोषणा कर दी गई और राधा और विकर्ण मलिक दोनों ने 20 से 20 अंक प्राप्त किए। यहाँ तक कि रविंद्र के समूह का कोई भी उनके आसपास भी नहीं था, जिससे रविंद्र का चेहरा फीका पड़ गया। जब वे जंगल में जा रहे थे तो उसने और उसके समूह ने पार्थ के समूह का मजाक उड़ाया था, लेकिन ये योग्यता अंक उन सभी के चेहरों पर तमाचे जैसा था। पार्थ, आप योग्यता अंकों के मामले में पहले स्थान पर आए हैं, इसलिए आपको एक अतिरिक्त इनाम दिया जाता है। तीसरे रक्षक ने पार्थ को छोड़कर बाकी सभी को बाहर जाने के लिए कह दिया। तो क्या होगा आगे? पार्थ को किस तरह का इनाम दिया जाने वाला है? और कौन था वो दूसरा नकाबपोश जिसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि प्रताप सेना के मुख्य रक्षक भी डर गए थे? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस नॉवेल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे से ज्यादा लोग इस पढ़ सकें। 76 कुत्ते की दुम अध्याय 76 कुत्ते की दुम एक अतिरिक्त इनाम। पार्थ बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था। क्या मैं तीसरे रक्षक से पूछ सकता हूं कि मुझे कौन सा इनाम मिलने वाला है? इसमें आपके पास दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प चुनने पर आपको 100 अतिरिक्त योग्यता अंक मिलेंगे और दूसरा विकल्प ये है कि आपके सभी योग्यता अंक खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके बदले आपको एक पवित्र युद्ध कला तकनीक दी जाएगी। तीसरे रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 100 अतिरिक्त योग्यता अंक या फिर एक पवित्र युद्ध कला तकनीक? अगर पार्थ पहला विकल्प चुनता है तो इनसे वो कई सारी तकनीकें और औषधियां ले सकता है, लेकिन अगर वो दूसरा विकल्प चुनता है तो उसे एक पवित्र युद्ध कला तकनीक मिल जाएगी। किसी ने सच ही कहा है कि प्रताप महल श्रीनगर प्रांत की सबसे मजबूत संगठनों में से एक है, तभी तो वे इतनी आसानी से अपने रक्षकों को पवित्र युद्ध कला तकनीक देने का मादा रखते हैं। जाहिर है, मेरा सुझाव है कि आप पहला विकल्प चुनें, क्योंकि आप उन योग्यता अंकों का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जहां तक एक पवित्र युद्ध कला तकनीक की बात करें तो इसे प्रशिक्षित करना बहुत कठिन होता है। यहाँ तक कि अपने सातों चक्र जागृत करने वाले लोगों को भी इसे सीखने में काफी परेशानी होती है। तीसरे रक्षक ने सुझाव दिया। पार्थ गहरी सोच में पड़ गया। अगर किसी और ने ये बात की होती तो शायद पार्थ को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन उसके सामने प्रताप सेना का तीसरा प्रमुख रक्षक था और वो प्रताप साहब के सबसे करीबी लोगों में से एक था, इसलिए उनकी बातों पर शक करना बेवकूफी होगी। यदि उसने पहले विकल्प को चुना तो पार्थ अतिरिक्त योग्यता अंकों की सहायता से अर्धपवित्र युद्ध कला तकनीक और कई उपयोगी जड़ी बूटियां प्राप्त सकता था, जबकि दूसरा विकल्प चुनने पर तो उसके सभी योग्यता अंक ही समाप्त हो जाएंगे। वहीं अगर उसने पवित्र युद्ध कला तकनीक को चुना तो उसे एक बड़े जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो इसे प्रशिक्षित नहीं कर पाया तो ये पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। अगर तार्किक रूप सोचे तो पहला विकल्प कहीं बेहतर था, लेकिन एक पवित्र युद्ध कला तकनीक प्राप्त करना सागर में मोती ढूंढने जैसा था। और अगर वो पवित्र युद्ध कला तकनीक को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कर लेता है तो उसके पौराणिक पवित्र युद्ध पथ में प्रवेश करने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। पार्थ ने एक गहरी सांस ली। उसके लिए दोनों विकल्पों में से एक का चुनाव करना बहुत कठिन था। अरे हाँ, मैं आपको ये बताना तो भूल गया था कि प्रताप महल के नियमों में से एक में कहा गया है कि अनाहत चक्र का कोई भी साधक पवित्र युद्ध कला तकनीक का चयन नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको पहले अपने विशुद्ध चक्र को जागृत करना होगा, और अगर आप चाहे तो मैं आपको फैसला करने के लिए 7 दिन का समय और दे सकता हूँ। तीसरे रक्षक ने अचानक से याद करते हुए कहा। विशुद्ध चक्र को जागृत करना होगा। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। फिर तो लगता है कि इसका फैसला ईश्वर के ही हाथों में है। इस अभियान की समाप्ति पर उसकी साधना अनाहत चक्र के चरम पर पहुंच गई थी। 7 दिन के अंदर अगर वो विशुद्ध चक्र तक पहुंच जाता है तो पार्थ दूसरे विकल्प का चयन करेगा, और अगर वो विशुद्ध चक्र जागृत नहीं कर सका तो वो पहले विकल्प को ही चुनेगा। अपना निर्णय लेने के बाद
पार्थ से लौटकर जल्दी से अपने लकड़ी के कमरे में चला आया। अभियान के बाद कई सारे रक्षक अपने योग्यता अंकों के बदले युद्ध कला तकनीक, जड़ी बूटियां और हथियारों का विनिमय करने के लिए विनिमय भवन में गए। केवल पार्थ ही अपने लकड़ी के कमरे के अंदर रह गया था। उस दिन दोपहर राधा और विकर्ण मलिक जब लौटे तो वे खुशी से भरे हुए थे। राधा ने एक शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक और कई जड़ी बूटियों का विनिमय किया था। पार्थ राधा के लिए बेहद खुश था। वो कुछ ही दिनों में काफी परिपक्व हो गई थी और पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत भी। इतने समय से साथ होने की वजह से अब पार्थ उससे गहरा जुड़ाव महसूस कर सकता था। उसके साथ होने पर वो कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करता था। हालांकि पार्थ भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था। अभी उसका एकमात्र लक्ष्य अपने सातों चक्र जागृत करके सर्वोच्च महावीर योद्धा बनाना था। वहीं दूसरी तरफ कनिष्क रावत और राकेश दोनों ने अपने योग्यता अंकों से कई तरह की जड़ी बूटियों का विनिमय किया था, जबकि रविंद्र ने अपने योग्यता अंकों से हथियारों और औषधियों का विनिमय किया। हा, ये 1000 साल की अग्नि बूटी और रक्तवट्टी मुझे विशुद्ध चक्र तक पहुंचने में मदद करेगी, और इस बार मैं अपना विशुद्ध चक्र जागृत करने में निश्चित रूप से सफल होऊंगा। राकेश अपने लकड़ी के कमरे में पालथी मारकर बैठा था। उसका चेहरा उत्साह से भरा था। 1000 साल की अग्नि बूटियां ये सम्मान स्तर के पौधों की तुलना में बहुत अधिक कीमती थी, क्योंकि इसमें दूसरी जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती थी। वहीं रक्तवटी किसी की आध्यात्मिक शक्ति को घनीभूत और शुद्ध करने में मदद करती है, जिससे विशुद्ध चक्र को जागृत करने में काफी मदद मिलती है। अभियान से वापस आने वाले दिन से ही प्रताप रक्षक दल के सभी रक्षक अपनी साधना में जुट गए। उसी रात कई सारे रक्षक जिनकी साधना मणिपुर चक्र पर थी, वे अनाहत चक्र पर पहुंच गए थे, जबकि दूसरे दिन और तीसरे दिन कुछ रक्षकों की साधना में नाटकीय सुधार हुआ। हा, अंततः मैंने अपना विशुद्ध चक्र जागृत कर लिया। अब मुझे कनिष्क रावत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। राकेश साधना से उठा और कमरे से बाहर चला गया, और आसपास के रक्षकों की आंखों में डर और सम्मान महसूस किया जा सकता था। हे भगवान, क्या राकेश ने अपना 5वां चक्र जागृत कर लिया है? कई रक्षकों के चेहरे के भाव बदल गए। वहीं लकड़ी के बाकी कमरों में भी खलबली मच गई। राकेश भाई अभी केवल 17 साल के हैं और उन्होंने इतनी जल्दी अपना विशुद्ध चक्र जागृत कर लिया। वास्तव में वे बेहद प्रतिभाशाली है। रविंद्र भी उसके कमरे में चला गया। महावीर योद्धा के स्तर में प्रवेश करने के लिए राकेश भाई को ढेरों बधाइयां। रविंद्र ने भी अपनी साधना में सुधार किया था। वो विशुद्ध चक्र से सिर्फ एक कदम दूर और अनाहत चक्र के चरम पर पहुंच गया था। तभी रविंद्र ने राकेश को अपनी तरफ खींच लिया और उसके कान में धीमे स्वर में कुछ कहा। ओह! राकेश की अभिव्यक्ति अचानक से बदल गई। उसने लकड़ी के 10वें कमरे के आसपास कई बार चक्कर लगाया कि शायद उसे पार्थ के बारे में कोई सूचना मिल जाए, लेकिन पार्थ तो अभियान से लौटने के बाद से ही अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला था और किसी को नहीं पता था कि उसे आखिर कौन सा इनाम मिला है। केवल राधा और विकर्ण मलिक ही जानते थे कि पार्थ कुछ भी लेने के लिए विनिमय भवन में नहीं गया था। वो क्या करने की सोच रहा है? यहाँ तक कि अगर वो अपनी साधना के स्तर को बढ़ाना चाह रहा है, तो उसे विनिमय भवन जाकर अपने योग्यता अंकों के बदले कुछ जड़ी बूटियां ले लेनी चाहिए। इससे उसकी साधना तेजी से बढ़ेगी। विकर्ण ने थोड़ा अधीर होते हुए सोचा। इस समय पार्थ अपने कमरे में फर्श पर बैठा था और उसके शरीर के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति उसके पूरे शरीर में तेजी से प्रवाहित हो रही थी। जब वो सांस ले रहा था तो उसके द्वारा छोड़ा गया प्रभामंडल पहले से भी अधिक मजबूत था। कुछ दिनों पहले उसने अपने पास राखी 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी का सेवन किया था, जिसके बाद उसने महसूस किया था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति शुद्ध हो गई है। पार्थ अभी भी विशुद्ध चक्र पर नहीं पहुंचा था, लेकिन अब वो उससे सिर्फ आधा कदम दूर था। ऐसा लगता है कि मैं अगले 2 दिनों में विशुद्ध चक्र जागृत नहीं कर पाऊंगा, पार्थ ने आप भरी। तभी पार्थ
बाहर आओ और मेरी चुनौती स्वीकार करो। कमरे के बाहर कोई चिल्लाया। हम पार्थ अपने कमरे से बाहर निकल आया और उसने देखा कि वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। उसे चुनौती देने वाले युवक की साधना अनाहत चक्र पर थी, जबकि दूर कोने पर रविंद्र और राकेश अपने होंठों पर एक शैतानी मुस्कान लिए उसे ही देख रहे थे। दरअसल इन दोनों ने ही मिलकर उस लड़के को भड़काया था कि वो जाकर पार्थ को चुनौती दे, और उन्हें इसके लिए ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि कई लोग पहले ही पार्थ के इतने सारे योग्यता अंक पाने से उससे ईर्ष्या कर रहे थे। ठीक है, इसी बहाने मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण भी कर सकता हूँ। पार्थ उस अनाहत चक्र के युवक का सामना करने के लिए तैयार हो गया। ड्रैगन की उड़ान प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत ही अपनी शीर्ष श्रेणी की गति तकनीक और मुष्टिका तकनीक का उपयोग किया। पार्थ अभी भी एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखकर शांति से खड़ा था। फिर उसने प्रतिद्वंद्वी की ओर धीरे से एक उंगली उठाई। अब वो युवक दर्द से कराह उठा। इस हमले से उसने लगभग खून खांसी ही कर दी थी। उस एक उंगली में प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति समाहित थी। पार्थ ने उस लड़के को केवल 2 चालों में ही नीचे गिरा दिया। इसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी मजबूत हो गई है, लेकिन अफवाहों में तो कहा गया था कि वो सिर्फ किस्मत के सहारे पहले स्थान पर पहुंचा था। वहां मौजूद दर्शक थोड़ा दंग रह गए क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि पार्थ की ताकत अब शीर्ष 5 ही नहीं, शायद शीर्ष 3 रक्षकों के बराबर पहुंच चुकी थी। वाह, वो सच में बहुत मजबूत हो गया है। रविंद्र दूर से ही नजारे को देख रहा था। उसके बगल में एक चांदी के कपड़े पहने राकेश खड़ा था। जब पार्थ ने राकेश को देखा तो वो चौंक गया। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में ही उसकी ताकत काफी बढ़ गई है और उसने विशुद्ध चक्र भी जागृत कर लिया है। पार्थ उसकी आंखों में दुश्मनी और ठंडक साफ महसूस कर सकता था। उस दिन जंगल में राकेश जबरदस्ती पार्थ के योग्यता अंकों का हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन वो असफल रहा था। उन दोनों को एक साथ खड़े होकर फुसफुसाते देख पार्थ को कुछ शक हुआ। तो क्या सभी को मेरे खिलाफ भड़काने वाले तुम दोनों ही हो? पार्थ वैसे भी उनसे नहीं डरता था और वैसे भी वो अभी तक विशुद्ध चक्र तक नहीं पहुंचा था, इसलिए उसे किसी के साथ मुकाबला करने और अपनी बोरियत को दूर करने की जरूरत थी। पार्थ के बच्चे, तुम तो योग्यता अंकों के मामले में पहले स्थान पर आए थे ना, और तुमने उस डाकू सरगना को भी मार दिया था। तो मैं राकेश ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा किया कैसे। राकेश की आंखों में एक जानलेवा चमक दिखाई दी। अरे रुको भाई, पहले मुझे उसके साथ थोड़े मजे तो कर लेने दो, रविंद्र ने पार्थ को उकसाते हुए कहा। तुम मुझसे मुकाबला करने के काबिल नहीं हो, पार्थ ने अपना सिर हिला दिया। तुम्हें क्या लगता है कुछ ही दिनों में तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो कि अब मैं तुम्हारे बराबर भी नहीं रहा? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने कितना सुधार किया है। रविंद्र की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक गरजते बादल मुष्टिका का इस्तेमाल किया। पार्थ ने लापरवाही से अपनी उंगलियों को लहराया, जिससे एक हल्की नीली रोशनी निकली और रविंद्र की तरफ बढ़ गई। क्या ये आध्यात्मिक शक्ति को अपने शरीर से बाहर भी भेज सकता है? पास के युवकों के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। रविंद्र की गरजते बादल मुष्टिका को उस नीली रोशनी को विफल कर दिया और साथ ही उसकी छाती पर एक छेद दिखाई दिया। कैसे? तुम तो अभी तक विशुद्ध चक्र पर नहीं पहुंचे हैं, फिर भला तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शरीर से बाहर भेज सकते हो? रविंद्र का चेहरा पीला पड़ गया था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पार्थ ने रविंद्र को केवल एक चाल में हरा दिया था, क्योंकि पार्थ की नक्षत्र उंगली चौथे स्तर पर पहुंच गई थी। अब उसके हमले की शक्ति महावीर योद्धा के बराबर हो गई थी। पार्थ, तुम्हारी ताकत मेरी अपेक्षा से अधिक है, लेकिन तुम अभी भी मुझे हरा नहीं सकते, राकेश ने आत्मविश्वास से कहा और वो धीरे धीरे उसके करीब चला गया। विशुद्ध चक्र पर पहुंचने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ गई थी, इसलिए उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो फिर इतनी बकवास क्यों कर रहे हो?
जल्दी आओ और मुकाबला करो। पार्थ अब इन दोनों से तंग आ गया था। ठीक है, ठीक है, राकेश गुस्सा होने की बजाय हंसा और उसके शरीर से अचानक एक चांदी के रंग की आभा प्रकट हुई जो पार्थ की ओर बढ़ गई। अंतिम पवन हथेली राकेश की विशुद्ध चक्र की आध्यात्मिक शक्ति में विस्फोट हुआ और उसने अपनी हथेली को बाहर की ओर धकेला, जिससे एक चांदी की हवा की लहर देखी जा सकती थी। रेखीय नक्षत्र उंगली पार्थ की उंगली से एक अजीब रंग की आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली जो किसी उल्का की तरह सीधे राकेश की हथेली से टकरा गई। डांग। दोनों की भयानक शक्तियों के टकराने से वहां धूल का एक गुबार उठा और दोनों आकृतियों को घेर लिया। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ राकेश को इस मुकाबले में हरा देगा? और क्या पार्थ अगले एक हफ्ते में विशुद्ध चक्र हासिल कर पाएगा या फिर उसे 100 अतिरिक्त योग्यता अंकों से ही संतोष करना पड़ेगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़े। 677 गुप्त कक्ष में प्रवेश। राकेश की शक्ति तो विशुद्ध चक्र में पहुंचने के बाद कई गुना बढ़ गई है। सही कहा। पता नहीं पार्थ इस हमले का सामना कर भी पाएगा या नहीं। वहां पर मौजूद लोग ऐसे ही बातें करने लगे। धीरे धीरे धूल भी छंटने लगी, जिसके बाद सभी ने देखा कि पार्थ और राकेश कुछ कदम पीछे हटकर एक दूसरे को ही घूर रहे थे। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? पार्थ इतने खतरनाक हमले का सामना कैसे कर सकता है? सामने का नजारा देखकर सभी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी, लेकिन लोगों की बातों की परवाह किए बिना पार्थ और राकेश एक बार फिर से आपस में भिड़ गए। बूम, बूम, बूम। पार्थ की नक्षत्र उंगली अब चौथे स्तर पर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से अब वो अपनी 10 उंगलियों से प्रकाश की किरणें निकालकर प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर सकता था। नीले प्रकाश की किरणें हर जगह उड़ती देखी जा सकती थीं। वहीं राकेश को उसकी उच्च साधना स्तर का फायदा था और इसलिए उसके हमले भी काफी मजबूत थे। इसलिए कुछ समय तक मुकाबला चलने के बाद भी पार्थ और राकेश में से कोई भी बढ़त बनाने में कामयाब नहीं हो सका। पार्थ की गति अविश्वसनीय रूप से काफी तेज थी, इसलिए उसने पूरी तरह से आक्रामक रुख इख्तियार कर रखा था। आकाशीय पवन हथेली। राकेश की हथेली से हवा का एक बवंडर सा निकला जो पार्थ की ओर तेजी से आगे बढ़ गया। रहस्यमय पवन हथेली। पार्थ ने तुरंत जंगल वाली लड़की के हमले को आत्मसात करके तुरंत ही हमला किया। दोनों की ही हथेली तकनीक पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। दोनों हथेलियां आपस में टकरा गई, लेकिन पार्थ की हथेली से निकलते नीले प्रकाश ने हवा के उस बवंडर को अपने अंदर समाना शुरू कर दिया और इससे राकेश के हमले की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। ये किस तरह की तकनीक है? राकेश दंग रह गया। उसने जिस तकनीक का प्रयोग किया वो उसके सर्वश्रेष्ठ तकनीकों में से एक थी, लेकिन फिर भी पार्थ ने उसे इतनी आसानी से रोक दिया था। बहती हवा रोक। पार्थ ने राकेश को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। उसने कभी रहस्यमय पवन हथेली से हमला किया और कभी नक्षत्र उंगली से। हर बार जब भी दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते तो होने वाले विस्फोट से हर जगह धूल से भर जाती थी। धीरे धीरे वक्त बीता गया। 10 हमले, 20 हमले, 30 हमले। इस मुकाबले के दौरान पार्थ की आध्यात्मिक शक्ति और तकनीकी क्षमता महावीर योद्धा का सामना करने के कारण काफी बढ़ गई थी। अनजाने में ही उसकी नक्षत्र उंगली चौथे स्तर के चरम पर, जबकि फौलादी दीवार तकनीक 5वें स्तर के चरम पर पहुंचने वाली थी। इन बदलावों के कारण ही पार्थ अब तक इस मुकाबले में टिक पाया था। लगभग 100 हमलों के बाद दोनों को ही थकान महसूस होने लगी थी और उनकी सांसें तेज हो गई थी। पार्थ ने महसूस किया कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से शुद्ध हो गई है और इसे काबू करना अब उसके लिए कठिन होता जा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? पार्थ ने महसूस किया कि उसकी साधना अब अगले स्तर में पहुंचने वाली है और धीरे धीरे आखिरी बाधा को तोड़ने के लिए तैयार हो गई है। आज का मुकाबला यहीं समाप्त होता है। पार्थ ने तुरंत ही मैदान छोड़ दिया और वापस अपने लकड़ी के कमरे में लौट आया। वहीं देखा जाए तो राकेश का पलड़ा भी भारी नहीं कहा सकता था, साथ ही वो थोड़ा थका हुआ भी महसूस कर रहा था।
उसने भी महसूस किया कि ऐसा होने की मुख्य वजह ये थी कि उसने अभी तक अपनी विशुद्ध चक्र की शक्ति को पूरी तरह से स्थिर नहीं किया था। मैदान से दूर एक पेड़ के नीचे कनिष्क रावत खड़ा होकर पूरे नजारे को देख रहा था। कनिष्क भाई, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में कौन ज्यादा मजबूत है? एक युवक ने पूछा। जहां तक राकेश की बात है तो भले ही वो अभी विशुद्ध चक्र पर पहुंचा है, लेकिन वो मुझे चुनौती देने के काबिल नहीं है। और वहीं अगर पार्थ की बात करें तो अगर विशुद्ध चक्र पर पहुंच जाता है तो वो मेरे लिए गंभीर खतरा बन सकता है। कनिष्क रावत की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। इस समय कनिष्क रावत से आने वाली आभा विशुद्ध चक्र के चरम के समान लग रही थी, जिसका मतलब था कि अभियान के बाद से बाकियों की तरह उसने भी काफी सुधार किया था। वहीं लकड़ी के कमरे के अंदर पार्थ पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर में अराजक आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इस मुकाबले के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति बेहद शक्तिशाली और अनियंत्रित हो गई थी। इसकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों तेजी से बढ़ रही थी। उस रात पार्थ की आध्यात्मिक शक्ति, जो कि उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार घनीभूत होकर उसके मूलाधार चक्र से होते हुए उसके अन्य चक्रों और फिर पूरे शरीर में सुचारू रूप से प्रवाहित होने लगी। आखिरकार मैं ऐसा करने में सफल हो गया। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और उसने अपनी हथेली खोली। रोशनी की एक नीली चमक दिखाई दी और फिर वापस उसके शरीर के अंदर लौट गई। अब वो केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति हमले से ही राकेश जैसे महावीर योद्धा को भी दूर फेंक सकता था। अब जाकर पार्थ को एहसास हुआ कि विशुद्ध चक्र आखिर में कितनी मजबूत होती है। पार्थ को विशुद्ध चक्र की संपूर्ण शक्ति को नियंत्रित करने के लिए केवल एक दिन का समय लगा। इसी दौरान उसकी फौलादी दीवार तकनीक 5वें स्तर के चरम पर पहुंच गई थी। फौलादी दीवार तकनीक के 6ठे स्तर पर पहुंचने के बाद साधक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक बाधा बना सकता था, जिसे विशुद्ध और आज्ञा चक्र के योद्धाओं के लिए भी तोड़ना मुश्किल होगा। उसने फिलहाल इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि अब वो विशुद्ध चक्र जागृत कर चुका था और इसलिए वो विनिमय भवन जाकर अपना इनाम चुन सकता था। पवित्र युद्ध कला तकनीक। ऐसा लगता है कि ईश्वर भी यही चाहते हैं कि मैं पवित्र युद्ध कला तकनीक को ही चुनूं। पार्थ खुद को बेहद शांत महसूस कर रहा था। मुझे 30 रक्षक से मिले आज 7 दिन हो चुके हैं। अब मुझे उनके पास जाकर अपना जवाब बता देना चाहिए। वहीं प्रताप सेना की इमारत में, तो आपने पवित्र युद्ध कला तकनीक चुनने का फैसला किया है? 30 रक्षक पार्थ के निर्णय से थोड़ा हैरान लग रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पार्थ इतने कम समय में विशुद्ध चक्र तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। हाँ, पार्थ के चेहरे पर दृढ़ता का भाव था। ठीक है, फिर मेरे पीछे आओ। 30 रक्षक ने पार्थ को विनिमय भवन चलने का निर्देश दिया। विनिमय भवन प्रताप महल का एक महत्वपूर्ण स्थान था। सहस्रार चक्र के 2 रक्षक हमेशा इसकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। इस भवन के भीतरी भाग में युद्ध कला पुस्तकालय भी था और इसी पुस्तकालय के एक गुप्त कक्ष में पवित्र युद्ध कला तकनीकों को संग्रहित किया गया था। अगर किसी को पवित्र युद्ध कला तकनीक चाहिए थी तो पहले इन दोनों महावीर योद्धाओं के सहमत होने की जरूरत थी। पवित्र युद्ध कला तकनीक का गुप्त कक्ष खोलो। 30 रक्षक की बात सुनकर दोनों थोड़े सहम गए। पवित्र युद्ध कला तकनीक के गुप्त कक्ष में प्रवेश के लिए प्रताप साहब की व्यक्तिगत सहमति होनी चाहिए। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? पवित्र युद्ध कला तकनीक का गुप्त कक्ष खोलो। 30 रक्षक ने इस बार एक प्रतीक चिन्ह निकालकर उन्हें दिखाया, जो कि प्रताप साहब के आदेश के रूप में दिया गया था। प्रताप साहब का आदेश सहस्रार चक्र के दोनों महावीर योद्धा तुरंत ही झुक गए और अपना सम्मान प्रकट किया। 30 रक्षक प्रताप सेना के शीर्ष 3 मुख्य रक्षकों में से एक थे और क्योंकि प्रताप साहब एकांत ध्यान में थे, इसलिए उन्हें प्रताप रक्षक दल की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रतीक चिन्ह चांदी का एक गोल टुकड़ा था जिस पर प्रताप साहब का विशेष चिन्ह अंकित था। उन रक्षकों ने 30 रक्षक और पार्थ को इमारत के अंदर प्रवेश कराया।
पूरी इमारत में एक भी खिड़की नहीं थी, बस एक दरवाजा था जो कि काले धातु से बना था और उसके बीच में एक छेद दिखाई दे रहा था। तीसरा रक्षक दरवाजे के पास गए और उस छेद में उस प्रतीक चिन्ह को रख दिया। वो काला दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। यहाँ से आप केवल एक पवित्र युद्ध कला तकनीक चुन सकते हैं। तीसरा रक्षक पार्थ को अंदर ले गया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। तीसरे रक्षक ने वहां राखी मशाल जला दी जिससे वहां पर उजाला हो गया। उजाला होने के बाद पार्थ ने देखा कि वहां चमकीले पत्थरों की छोटी छोटी तख्तियां रखी थी। उन पर युद्ध कला तकनीक के नाम और सारांश लिखे थे। ब्रह्म पवन तकनीक, दैवीय रक्त हथेली, राक्षसी पंजा, आकाशीय हथेली, रजत दीवार तकनीक। हर चमकीला पत्थर एक पवित्र युद्ध कला तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है। आप इनके नाम और सारांश को देखकर अपने लिए उपयुक्त तकनीक का चुनाव कर सकते हैं। एक बार चुनाव हो जाने पर आपको उस तकनीक की मूल प्रति दे दी जाएगी और इसे 7 दिनों तक अपने पास रख सकते हैं। फिर आपको इसे वापस करना होगा। अब इन 7 दिनों के अंदर इसे कंठस्थ कर पाते हैं या नहीं ये आपकी क्षमता और ज्ञान पर निर्भर करता है, तीसरे रक्षक ने उसे बताया। पार्थ भी जानता था कि इन चमकीले पत्थरों पर सिर्फ तकनीक का सारांश ही लिखा था। तकनीक के सिद्धांत और सूत्र की मूल प्रति उसे बाद में दी जाएगी। उस गुप्त कमरे में कोई बहुत ज्यादा युद्ध कला तकनीकें नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वे सभी पूर्ण थी। ब्रह्म पवन तकनीक साधक की आकृति को हवा और धुंध में बदल देती है और साथ ही हम शुक्ल बनाती है। उच्च स्तर पर प्रशिक्षित करने पर अपने हम शुक्ल बनाए जा सकते हैं। न्यूनतम आवश्यकताएं: विशुद्ध चक्र, दैवीय रक्त हथेली, दुश्मन के मांस को खून के तालाब में बदल सकती है और जानलेवा जहर बनाने में भी सक्षम है। राक्षसी पंजा, एक राक्षसी पंजा जो धातुओं के टुकड़ों में बांट सकता है। जब इसे चरम स्तर पर प्रशिक्षित किया जाता है तो यह किसी भी वस्तु को नष्ट कर सकता है। पार्थ का दिल उन तकनीकों के विवरण देखकर खुद को कांपने से नहीं रोक सका। इन तकनीकों की तुलना में उसने पहले जितनी भी युद्ध कला तकनीक सीखी थी वो सब बेकार थी। अचानक पार्थ ने एक चमकीला पत्थर उठाया जिस पर रजत दीवार तकनीक का नाम लिखा था। रजत दीवार तकनीक पार्थ खुशी से झूम उठा। उनकी फौलादी दीवार तकनीक को रजत दीवार तकनीक का सरलीकृत संस्करण कहा जा सकता था। रजत दीवार तकनीक एक शरीर को मजबूत करने वाली तकनीक जो साधक की शारीरिक शक्ति और रक्षा शक्ति को बढ़ाती है। एक बार यदि इसे चरम स्तर पर प्रशिक्षित कर लिया जाए तो साधक का शरीर आग में भी नहीं पिघलेगा और यह मानव शरीर की सीमा को पार कर जाएगा। विवरण को देखने पर पता चलता है कि फौलादी दीवार बिल्कुल तकनीक रजत दीवार तकनीक के समान थी, लेकिन रजत दीवार तकनीक अधिक शक्तिशाली थी, मानव शरीर की सीमा से अधिक। वह किस प्रकार का विचार है? पार्थ जो जानता था उसके अनुसार यदि किसी का शरीर अपने चरम पर पहुंच जाता है तो वे केवल शरीर की ताकत के साथ तुरंत पवित्र युद्ध पथ में कदम रख सकता है, जिसके बाद उस योद्धा को महासाधक की उपाधि दी जाती थी। रजत दीवार तकनीक का चरम स्तर पर प्रशिक्षित करने के बाद साधक केवल अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके पवित्र मार्शल पथ के महासाधकों के खिलाफ भी लड़ सकता था। यह सच एक पवित्र युद्ध कला तकनीक है जिसके माध्यम से शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और दूसरे चमकीले पत्थर को देखने लगा। तो क्या होगा आगे? और पार्थ कौन सी युद्ध कला तकनीक का चुनाव करेगा? और क्या पार्थ उसे सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कर पाएगा या फिर तीसरे रक्षक की चेतावनी सही साबित होगी? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस नॉवेल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस पढ़ सके। 678 अनजान खतरा। पार्थ ने उन सभी तकनीकों का अवलोकन किया और पाया कि उनमें से ज्यादातर तकनीकें आक्रामक शैली की थी। वहीं शरीर को मजबूत करने के लिए रजत दीवार तकनीक के अलावा केवल 2 और तकनीकें थीं।
आक्रामक और गति से संबंधित पवित्र युद्ध कला को सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पार्थ ने सभी चमकते पत्थरों को देखते हुए सोचा। उसने अपने दिमाग में पहले ही कुछ आक्रामक तकनीकें सुरक्षित कर रखी थी। उसके पास इस समय रहस्यमय पवन हथेली के अलावा 4 अधूरी पवित्र युद्ध कला तकनीकें भी थी। बहती हवा रुख, बवंडर रुख, आंशिक पवन रुख, ज्वलंत पवन रुख। इन पवित्र युद्ध कला तकनीकों को ही सीखने में पार्थ को काफी समय लगेगा, इसलिए उसने सोचा कि उसे ऐसी तकनीक चुननी चाहिए जिसमें महारत हासिल करना थोड़ा आसान हो। इसलिए उसने रज दीवार तकनीक के विवरण वाले चमकते पत्थर को उठा लिया। क्या आप अपने निर्णय को लेकर आश्वस्त है कि आपको रज दीवार तकनीक ही चुननी है? तीसरे रक्षक पार्थ के इस फैसले से थोड़ा हैरान हुए। वो पहले भी कई रक्षकों को यहाँ लेकर आ चुके थे और उन सभी ने दैवीय रक्त हथेली और राक्षसी पंजा जैसे आक्रामक तकनीकों को चुनने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। यदि किसी ने इन आक्रामक तकनीकों को सीख लिया तो फिर उनके लिए समान स्तर के अन्य सभी योद्धाओं को हराना बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन इनके साथ एक बड़ी समस्या ये थी कि इसे सीखना बेहद मुश्किल है। हाँ, पार्थ अपने निर्णय पर दृढ़ था। उसने काफी सोच विचार के बाद इस तकनीक को चुना था। शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक को सीखना आसान होता है, लेकिन बाद में जब साधक एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो उसकी कठिनाई कई गुना बढ़ जाती है। तीसरे रक्षक के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। वे पार्थ के त्वरित निर्णय लेने और उस पर टिके रहने के जज्बे को देखकर बेहद प्रभावित हुए थे, क्योंकि उनका भी मानना था कि शक्तिशाली शरीर ही साधना की नींव है। अगर साधक का शरीर ही कमजोर होगा तो वो चाहे किसी भी तकनीक का चयन कर ले, वो उसमें महारत हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। तकनीक का चुनाव करने के बाद तीसरे रक्षक ने पार्थ को हस्तलिखित पुस्तक लाकर दी। जब पार्थ ने इसे खोलकर देखा तो पाया कि इसके सिद्धांत और सूत्र काफी हद तक फौलादी दीवार तकनीक के समान ही थे, लेकिन ये अधिक गहरी और जटिल थी। वैसे तो ये सिर्फ एक हस्तलिखित प्रति है, फिर भी आपको इसे 7 दिनों के अंदर ही वापस करना होगा। साथ ही आपको एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि ये तकनीक किसी दूसरे को नहीं देनी है, अन्यथा प्रताप महल आपकी साधना को नष्ट कर देगा। तीसरे रक्षक ने चेतावनी देते हुए कहा, मैं आपकी बात समझ गया। वैसे भी मुझे ये किताब अपने साथ वापस ले जाने की जरूरत नहीं है, पार्थ ने शांति से कहा। इतना कहने के बाद जैसे ही उसकी नजर किताब पर पड़ी और उसने जल्दी से पन्ने पलटने शुरू कर दिए, तुरंत ही पुस्तक में लिखे शब्द पार्थ को याद हो गए। लगभग 5 मिनट के बाद ही पार्थ ने उस हस्तलिखित पुस्तक को तीसरे रक्षक को वापस लौटा दिया। क्या तुम सच में इसे अभी लौटाना चाहते हो? तीसरे रक्षक थोड़ा चकित लग रहे थे। मैंने इसे पहले ही याद कर लिया है, पार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये लड़का किस प्रकार का राक्षस था? तीसरे रक्षक की आंखों में सदमा साफ और से देखा जा सकता था। उसने कई ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को देखा था जो अगर कुछ भी दे गए तो वो उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाता था, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने किसी ने पूरी की पूरी किताब को ही याद करते देखा था। आखिरकार पुस्तक में जटिल चित्र और वाक्यांश शामिल थे। एक अंतर के परिणाम स्वरूप विनाश हो सकता था। यहाँ तक कि जीनियस जो एक ही बार में देखी गई चीजों को याद कर सकते थे, वे इसे बार बार देखेंगे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने यह सब याद कर लिया है? तीसरे रक्षक ने एक बार फिर से पार्थ से पूछा। जी हाँ, मैं भला तीसरे रक्षक से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? पार्थ ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके बाद पार्थ ने तीसरे रक्षक से विदा ली और अपने कमरे की तरफ चला गया। हा, ये देखना दिलचस्प होगा कि जब छोटे भाई विद्युत को ये बात पता चलेगी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तीसरे रक्षक ने पार्थ को वहां से जाते हुए देखा और एक फिर हंसते हुए खुद से ही कहा। उन्हें भरोसा था कि पार्थ ने सच में इसे याद कर लिया होगा, क्योंकि पवित्र युद्ध कला तकनीक कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो किसी